जब मैं गिरफ्तार हुआ तो सारे कॉलेज को बंद किया गया कि चलो चलो हम्म। निकलो निकलो, रतन शार्द अरेस्ट हो गया। तो हम्म। कॉलेज पूरा बंद हो गया। वो बंद हम्म। करवाने में बाई चांस हमारा एक संगी दोस्त था जो आईआईटी में पढ़ता था, उसमें पढ़ने आया था लाइब्रेरी में। आज साठे कॉलेज है, उसमें पार्ले कॉलेज था। तो उसने भी खड़ा होकर वो आवाजें दे रहा था कि चलो निकलो निकलो। प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा है, उसको उन्होंने कंप्लेंट करके मीसा में डाल दिया। Oh my तो God. मैं तो 20 दिन में बाहर आ गया, जो मेरे कारण मीसा में गया वो 1.5 साल अंदर रहा। और आपकी वजह से उसकी बैंड बज गई। देखिए आरएसएस का काम क्या, हम अंडर प्लेड है, क्योंकि उसको ज्यादा हम जानते नहीं है, ज्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो नॉलेज आती भी है लोग उसको अब तक तो 2014 तक आगे फैलने नहीं देते थे कि साहित्य सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन लेकिन गुड वन। या दिल की सुनो हाँ 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 हाँ। दुनिया वालों, या मुझको भी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, वाह। जो कहते हैं उनको कहने दो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यों घंटी बजी। आज बहुत ही प्रसिद्ध गेस्ट हमारे शो पे आए हैं, उनका किस प्रकार से स्वागत किया जाए। तो फिर मैंने एक लाइन सोची कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनमोल रतन है शारदा, यानी वाह। कि रतन शारदा जी, वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आप उन थैंक्स फॉर अनमोल योर रत्नों में काइंड से हैं। इंट्रोडक्शन। हाँ जी। नहीं सर, आपको इतना टीवी पे देखते हैं, यू आर स्टार परफॉर्मर फॉर दी आरएसएस एंड आप सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अमरजीत भाई, ओवर टू यू। जी। तो जैसे कि हम रिवायती तौर पर तबले से गेस्ट का हम वेलकम करते हैं, आपका भी वेलकम है हमारे इस म्यूजिक जर्नी के दौरान। जो भी कुछ सीखा है मैं थोड़ा सा बहुत सुना देता हूँ। तो घंटी कब बजेगी? बहुत बहुत स्वागत है क्या बात है, हमारे क्या बात है जी। बजी ग्रेट, शो में। रतन जी आपका बहुत बहुत बढ़िया। स्वागत है। थैंक यू रतन जी। रतन जी, सारी मुझे भी अभी पता बहुत चला आप तबले से ही घंटी बजाते हैं। जी बिल्कुल। जी जी। र- रतन जी, आपसे शारदा सर, आपसे कई लोगों ने कई सवाल पूछे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखा है। आप बहुत हम्म। पेशेंटली लोगों को सुनते हो। आप यूजली आप कभी अपना पेशेंस खोते नहीं हो, मैंने देखा है। कई लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। आप बहुत सरलता विनम्रता से बात करते हैं, ठोक के भी जवाब देते हो आप कई बार। तो आप ये पहले मेरे को ये बताया कि इमरजेंसी में 1975 से 77 आपका शायद आप वर यू इन जेल ड्यूरिंग दैट टाइम इन यस, इमरजेंसी? नॉट व्हाट होल वाज द टाइम। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस सर? क्योंकि ये सवाल शायद आपसे शायद ऐसे किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि जेल में रहना इज टफ। देखिए ऑनेस्टली हम लकी थे, क्योंकि हम लोग थे मुंबई के सेंट्रल जेल में, जो जी। फेमस है, जहाँ पर बड़े बड़े स्मगलर और किलर रहते हैं। तो बहुत फेमस सेंट्रल जेल है। और इनफैक्ट हमारा जो वार्ड था वो था दफा 302 के कैदियों के साथ। अच्छा, 302। हाँ, दफा 302 सबसे हाई कास्ट प्रिजनर होते हैं जेल के अंदर। बड़े जी ऑनरेबल होते हैं, मतलब वहाँ मर्डर, चोरी चकारी मर्डर। नहीं है। मर्डरर एकदम। और कई ऐसे प्रोफेशनल थे जो 20-20 मर्डर करके भी हर बार छूट जाते थे, फिर आते थे। ओह ऐसे माय भी गॉड। लोग थे। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली टू अदर जेल्स इन भारत एंड इन मुंबई, हमारे यहाँ पुलिस जरा लैक्स इन द सेंस कि हमको ज्यादा तंग नहीं करती थी। हम्म। तो ये होता था कि जब जेल से हम जाते थे अदालत की सुनवाई के लिए, तो वहाँ सारे आरएसएस के फैमिलीज के आदमी औरत माएँ बहनें खाना भरपूर हम्म। लेके आती थी। और वो खाना हम्म। में खिलाया जाता था, बोलते थे ले जाओ अपने साथ। और पुलिस कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन वो एक बड़ा मेला लगता था वहाँ की, भाई हमारे बच्चे आए हैं सत्याग्रह वाले यहाँ पर, तो उनको खाना वाना पहुंचाना चाहिए। तो निडर होके आते थे। जेल के अंदर ऐसा था कि हमने एक गाना बनाया था बावन पत्ती का। तो क्या वहाँ इस फेमस सब्जी थी बावन पत्ती। तो हम्म। हरी हरी जो भी पत्तियां होती सबको डाल के पानी में घोल के, यानी हाँ। पत्ती अलग और पानी अलग। पता नहीं आजकल चाइनीज और डिश बड़ी महंगी बिकती है, वो तो जेल में फ्री फ्री में थी। तो उसको बावन पत्ती बोलते थे। और जो रोटी होती थी उस पर इतनी आटा लगा होता था कि उसको पहले हम ऐसे ऐसे झाड़ते थे, तो नीचे पूरा आटा जमा हो जाता था, अरे उसके बाप बाद खाते थे। रे। लेकिन ठीक था, क्योंकि हमारे सेल में बहुत संगी लोग थे, कुछ सोशलिस्ट लोग भी थे, इक्का दुक्का कुछ जर्नलिस्ट थे।
हम्म। तो बड़े मज़े से गीत-वीत गाते थे, भाषण होते थे, चर्चाएँ होती थी और अपने जेल वालों के साथ जो कैदी थे 302 वाले उनके साथ, उनके स्टाइल के भजन भी गाते थे। उनके ज़रा अलग हम्म। स्टाइल के भजन होते हैं और हम्म। एक मतलब हम्म। इट वाज़ नॉट डिप्रेसिंग एट ऑल बिकॉज़ एकदम सारे इकट्ठे थे बहुत बड़ी संख्या में। दूसरा हमारे पर अत्याचार नहीं हुए लकीली जैसे अत्याचार बाकी जेलों में हुए जहाँ पर बहुत ही तंग किया गया, अत्याचार हुए, वो हम उसमें नहीं थे। और हम्म। तीसरी अच्छी बात तो ये कि तब तक नागपुर हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस ललित। उन्होंने हम्म। जजमेंट दे दी थी कि भई इमरजेंसी के अंदर भी आप इमरजेंसी के विरुद्ध बात कर सकते हो, डेमोक्रेटिक राइट माँग सकते हो, हम्म। इसलिए इनको हम जेल में नहीं रख सकते। तो इसके पहले जो लोगों को 6-6 साल-साल की सज़ा हुई थी, 6 महीने की, साल की, हम्म। वो भी छूटे और हमारे जैसे लोग जो थे, जो नए-नए भी गए थे जेल में, उस जजमेंट को कोट करके हम लोग भी लगभग महीने भर में वापस आ गए। टू बी एग्ज़ैक्ट शायद 21 डेज़। इट वाज़ अच्छा। थैंक्स टू जस्टिस ललित। ऑफ कोर्स जस्टिस ललित का दोबारा प्रमोशन हुआ ही नहीं, बिकॉज़ अच्छा। हू विल प्रमोट समबडी हू टॉक्स सो फूलिशली? हम्म। So हाँ। then I had to go underground. I had to go to Gujarat to save myself because there was a rumor that I'll get into MISA. ओ। क्योंकि मैं जब जेल में गया उस समय हमारे कॉलेज की खासियत थी, मैं जीएस था कॉलेज का, कि वहाँ हम्म। पर हर हफ्ते एक सत्याग्रह होता था हम्म। और पुलिस खड़ी रहती थी कब सत्याग्रह होगा इनका कुछ पता नहीं है। सो दे हैड अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अस बिकॉज पता नहीं कहाँ से बच्चे आ जाते हैं सत्याग्रह करने के लिए। सो वी हैड हम्म। अ रिकॉर्ड। और हम्म। जब मैं गिरफ्तार हुआ तो सारे जेल कॉलेज को बंद किया गया कि चलो चलो हम्म। निकलो निकलो, रतन शाह अरेस्ट हो गया। तो हम्म। कॉलेज पूरा बंद हो गया। वो बंद हम्म। करवाने में बाई चांस हमारा एक संगी दोस्त था जो आईआईटी में पढ़ता था, उसमें पढ़ने आया था लाइब्रेरी में। आज साठे कॉलेज है, उस समय पार्ले कॉलेज था। तो उसने भी खड़ा होकर वो आवाजें दे रहा था कि चलो निकलो निकलो। प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा है, उसको उन्होंने कंप्लेंट करके मीसा में डाल दिया। ओ माय तो मैं तो 20 दिन में बाहर आ गया, जो मेरे कारण मीसा में गया वो 1.5 साल अंदर रहा। गॉड। और आपकी वजह से उसकी बैंड बज गई। और उसका जो भाई था वो ऑलरेडी सत्याग्रह करके जेल में था। सो वेरी स्ट्रेंज फैमिली वेयर बोथ ब्रदर्स इन द जेल। और मैं बाहर आया, वो अंदर था। फिर उसने पैरोल लेके अपनी एग्जाम दी उस साल की। और हम्म। पर उसमें एक और एक आपको इमोशनल बात बताऊं कि कैसे हम्म। सोचते हैं उस घर के माँ बाप। जी। कि हमारे एक सीनियर है बिमल केडिया जी, हमारे मेंटर हैं। वो हम्म। सबका देखभाल करने घरों में जाते थे, कोई जेल में गया, कुछ किया गया, उसका कोई आर्थिक मदद, उसका खाने पीने का इंतजाम हम्म। जो भी है, कोई कठिनाई तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। तो उनके घर भी जाते थे। तो उसकी माँ बोलती है हमारे गिरीश बोड़स और शरद बोड़स की, कि मैंने 2 बेटे तो मेरे 2 बेटे तो जेल में चले गए, तीसरा जेल में नहीं जाना चाहिए। तो मूर्खता मत हम्म। कर, तू मेरे घर मत, हम अपना चला लेंगे, हम वाह। पति-पत्नी हैं, हम देखभाल कर लेंगे, क्या बात। पर मेरा हम्म। तीसरा बेटा जेल में नहीं जाना चाहिए। ये जो हम्म। भाव है ना, ये भाव ने सत्याग्रह को 1.5 साल जिंदा रखा। बहुत अच्छा। इस भाव ने कभी हमको टूटने नहीं दिया और इस हम्म। भाव ने हमको सबको इतना समय अंडरग्राउंड स्ट्रगल करने का ये साहस दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग पारिवारिक माहौल थे, कई घर ऐसे थे जिसमें जिसमें मैंने कहा दोनों भाई जेल में या हम्म। पति-पत्नी जेल में, नौकरी छूट गई। हमारे एक और दोस्त थे विजय कुलकर्णी, उनको सत्याग्रह के पहला बैच उनका जाना था, फर्स्ट बैच। और ही वाज़ द लीडर, ही गॉट अ अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम वेरी हम्म। बिग मल्टीनेशनल। तो हम्म। उसने कहा बिमल जी को कि देखिए जी, मैं उनको हाथ में लेटर दे दिया, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। उस ज़माने में 75 में 10,000 की तनख्वाह पर मंथ। हम्म। क्या बात। हम्म। तो बिमल जी ने बोला कि भी देखो तुम तो टीम के लीडर हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर तुम टीम के लीडर हो, तो तुम्हारे हटने से क्या होगा हम कह नहीं सकते, लेकिन और पहला बैच है, पर तुम डिसाइड करो क्योंकि तुम्हारे को इतनी मुश्किल से अच्छी बहुत बढ़िया मौका मिला है। वो मुस्कुराया और उसने अपना अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ के फेंक दिया वहीं पर। वाह। So see, these are the people who make Bharat, not those people, Rajkumars and, the princes and people who say big things and don't do anything. तो ऐसे छोटे छोटे बहुत उदाहरण हैं उस समय के जो हम जानते हैं, जिनको कैसे संभाला गया उनके घरों को। और ऐसे ऐसे घर थे कि पिता भी जेल में है, बेटा भी जेल में है, कोई बीमार हो गया है, कई गुजर गए, हम्म। ऐसे बहुत किस्से हैं। लेकिन खैर हम हम्म। सीरियस मैटर में नहीं जाएंगे। मेरे कहने का मतलब था कि ये हम्म। जो एकता थी वो बहुत ही इस इमोशनल एकता थी जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। सुब्रमण्यम स्वामी हमारे एरिया में थे, जब हम्म। अंडरग्राउंड थे तो हमारे एरिया में रहते थे। उनके लिए एक स्पेशली एक स्वयंसेवक था जो वेश बदलता रहता था और उसने अपना एलियस भी बना के रखा था। हम्म। और वो एक बार पकड़ा गया और उसने पूरा एलियस पुलिस में बताया, वैसे ही तब तो आधार कार्ड होते नहीं थे। और पुलिस पुलिस मान के उसको छोड़ दिया। तो बड़े होशियार लड़के बड़े होशियार थे हमारे। अभी जो किरीट सोमैया एमपी है, उसकी पत्नी है मेधा।
हाँ वो जी। हमारे कॉलेज में थी और बहुत फायरी, उस समय कोंकण से आई थी। बहुत हुँ, फायरी संघी लड़की। तो जब हुँ, सत्याग्रह हुआ तो हमारे एक प्रोफेसर कालेलकर थे हिंदी के, वो बीच में हुँ। कूद पड़े सत्याग्रह रोकने के लिए, ये भी कूद पड़ी। वो ऐसे हाँ, ही खींचातानी हुई, इसका शर्ट फट गया हमारे प्रोफेसर ओह! का। हमारी हाँ। मेधा जी ने उसका शर्ट फाड़ा था। रतन जी, नवीन जी ने जंप कर दिया थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। मेरी क्यूरियोसिटी है कि आपके बारे में कुछ जानने के लिए कि कॉलेज में आने से पहले या कॉलेज तक जब आप पहुंचे, जब आप जनरल सेक्रेटरी रहे एबीवीपी के लिए के आप एक्टिव मेंबर भी रहे कॉलेज के टाइम में, तो ये जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी जो आपने अडॉप्ट की, आप उसमें घुसे और उसको उसको समझा और उसके ऊपर आप बाद में आपने किताब भी लिखी। तो ये जो सोच थी, ऐसा कौन-सा पॉइंट था, ऐसा कौन-सा टर्निंग पॉइंट था, जिसे पढ़ के, जिसे देख के, जिसे सोच के, जिसे सुन के आप आरएसएस की तरफ चलते चले गए? देखिए ऐसा जी, आरएसएस को पढ़ के, आरएसएस समझ के आरएसएस में आने का ज़माना अब शुरू हुआ है, आफ्टर ईयर 2007-8। जी। उसके पहले तो जो बचपन से शाखा में जाता था, शाखा में खेला, बड़ा हुआ, हुँ, वो ऑटोमेटिकली शाखा के अंदर बसता जाता था, किसी को नहीं जमता था, वो निकल जाता था। हुँ, तो मैं हुँ। भी उन लोगों में से हूँ, मैं कहूँ सौभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली मुझे पता नहीं, जो बचपन से, यानी जब से मुझे होश आया मैं शाखा के निक्कर में ही था। हुँ, उसका रीज़न था कि आपके कनाडा के रहने वाले एक हमारे चाचा जी, जो गुज़रे कुछ साल पहले, जी, जगदीशन शास्त्री जी, जो जिन्होंने कीनिया में संघ आरएसएस का पहला काम शुरू किया, जिसको भारतीय स्वयंसेवक संघ बोलते हैं, क्या 1947 में। हुँ, 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 और टीचर थे, 30 साल कीनिया में थे, रिटायर हुए, फिर कुछ समय यूके में थे बच्चों के साथ, फिर बच्चे कनाडा में आए, टोरंटो में, तो जी, वो भी आ गए और उन्होंने बाद में 30 साल, अपने आखिरी साल भी कनाडा में खूब काम किया। उनको 5 साल में छुट्टी मिलती थी, वो छुट्टी मनाने भारत आते थे और कहीं नहीं जाते थे। ही कुड हैव गॉन एनीवेयर। जी, भारत माता का ज़बरदस्त प्रेम था उनका। तो वो आते थे और हमको उँगली पकड़ के शाखा ले जाते थे। तो हम 4 भाई थे, 3 तो शाखा में रह गए, चौथे बीच में ज़रा बड़े होते तो छूट गए, लेकिन हम 3 तो अभी भी काम करते हैं आरएसएस का, सब मेरे अरे से बड़े हैं। हुँ, तो हुँ, उसका जो सेहरा जाता है शास्त्री जी को, जाता है हमारे चाचा जी। और इसके अलावा फिर बाद में अगर लग जाते हैं, धीरे-धीरे आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपनी भी किताबें पढ़ते हैं। मेरा अपना अध्ययन बहुत था। जी, तो हुँ, ऐसा नहीं कि मैंने आँखें बंद करके जो आरएसएस में बताया था मान लिया। मेरा एक्स्ट्रा रीडिंग बहुत थी हुँ, आरएसएस के बाहर की। पढ़ा भी, देखा भी, बाद में इमरजेंसी में मैं मान सकता हूँ इमरजेंसी कुड हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट इन द सेंस दैट वी मेट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर आइडियोलॉजीज़। हुँ, कॉलेज के अंदर जब मेरे को पार्ले कॉलेज से निकाला गया, क्योंकि मैं फर्स्ट आया था कॉलेज बॉम्बे में, लेकिन मैं पापी था, मीसा वाला हुँ, इमरजेंसी वाला, प्रिंसिपल ने जी, निकाल दिया था। तो आई वेंट टू हुँ, ज़ेवियर्स कॉलेज। तो वहाँ के स्टूडेंट्स मिलते थे, पार्ले कॉलेज के थे, हमारे आस-पास के सोशलिस्ट लोग थे, सोशलिस्ट लीडर मिले, कम्युनिस्ट लीडर, कॉमरेड्स मिले। तो सबसे बात करते-करते विश्वास और भी पक्का हो गया कि जो रास्ता है यही सही है। जब तक हिंदू यूनाइट नहीं होता, जब तक हिंदू इस देश को अपना मान के गर्व से इस देश को अच्छा करने की कोशिश नहीं करता, तब तक बाकी सारी बातें हो नहीं पाएँगी। और आइडियोलॉजी सब अच्छी है, लेकिन जो ज़मीन से जुड़ी है वो आइडियोलॉजी, संघ की, ऐसा विश्वास हो गया। और ये जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ था, उसमें कुछ हमारा भी दिमाग खुला। और लकीली मैं आर्ट्स में, पहले मैं साइंस में था, साइंस पूरी करके मैं दोबारा आर्ट्स में गया और हुँ, फिर मैंने एक और डिग्री ली, तो उसके अंदर ये सारा मार्क्स वगैरह इकोनॉमिक्स में था ही, वो भी सब पढ़ा था। जी, तो एन रैंड से लेकर दास कैपिटल तक सब पढ़ा मैंने, हुँ। फिक्शन से लेकर सब कुछ पढ़ा मैंने। जी, तो सब पढ़ते-पढ़ते कुछ वेस्टर्न का भी ध्यान में, ये भी ध्यान में आया कि अपना विचार जो है रूटेड है और इसमें सबके कल्याण की बात है और यही रास्ता सही है, क्योंकि अगर हम ही नहीं सुधरे, तो दूसरों को कैसे सुधारेंगे? सो मेरा एक फर्स्ट यू नहीं, हैव टू चेंज योरसेल्फ। मेरा नवीन जी, 1 हाँ, मिनट, हुँ। मैं मैं शायद आप तो आपका ही बातों में क्वेश्चन पूछ मेरे को लगा मैं आपका क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, पर आप पूछो। जी, तो हाँ। अभी अभी आपने बहुत खूबसूरती से अपना बताया कि आप कैसे जुड़े। अगर सीमित शब्दों में आरएसएस के आइडियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करना चाहें, तो आप कैसे उसको बयाँ करेंगे? थोड़े से शब्दों में। 3 लाइन में। देखिए, जो बटेंगे तो कटेंगे, ये उस समय का 1925 में डॉक्टर जी ने देखा था, यानी आज का नारा है, लेकिन वो कांग्रेस में रहे, रिवॉल्यूशनरी का सब काम किया, कांग्रेस में रहे, वो फाउंडर थे। हुँ, कांग्रेस में भी कई साल काम किया। उनके ध्यान में है कि जो बीमारी है हमारी, हम कहते हैं हमारा देश सबसे प्रॉस्परस था, अभी तो एंगस वगैरह की रिपोर्ट आ गई है, जी, लेकिन हम जानते थे कि सोने की आप चिड़िया डॉक्टर थी और हेडगेवार की बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर हाँ जी, हेडगेवार की बात या हाँ गॉट जी। इट। तो उन्होंने सबके साथ काम किया, रेवोल्यूशनरी के साथ काम किया, कांग्रेस के साथ काम किया, हिंदू महासभा। उनके ध्यान में है कि हमारी बीमारी की जड़ हमारी डिसयूनिटी है। और हुँ, क्योंकि नहीं तो इतना महान देश हम बोलते हैं, इतना समृद्ध देश बोलते हैं, हारा क्यों हर बार?
और जी। हर बार वो आक्रमण पे चला गया, नया आ गया। तो उनके ध्यान में है कि हमारा साथ जाति, पंथ और भेदभाव में बँटा हुआ है, पंथों में बँटा है, जाति में बँटा है, भाषा में बँटा है। जब तक हम इसके ऊपर नहीं उठते तब तक देश का कल्याण हो नहीं सकता। आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन मिलने के बाद भी गोरों की जगह नए बाबू आ जाएँगे, हुँ, प्रणाली बदलेगी नहीं, लोग बदलेंगे नहीं। तो इसके कारण पहले लोगों को सुधारना है, समाज को यूनाइट करना है। समाज यूनाइट हुआ, तो क उनको लगता था कि ये कुछ हज़ार गोरे इतने करोड़ पे राज कैसे करते हैं? तो करेक्ट। उनके ध्यान में है कि हम कभी एक है ही नहीं। तो एक पहले करना, चरित्र निर्माण करना, भारत के प्रति अपने विश्वास को बढ़ाना और पैट्रियोटिज़्म जगाना, ये सारी बातें होंगी, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। देन ही रियलाइज़ कि पॉलिटिक्स की अपने एक रूल है, पॉलिटिक्स की अपनी लिमिटेशन है, कि उन्होंने 1920 का जो आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन, जो बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बना था उसके ऊपर जो अपना ये खलीफा के विरुद्ध जो चला था, खलीफा को दोबारा स्थापित जी, करने को, जिसको उन्होंने कहा खिलाफत आंदोलन। तो जो खिलाफत आंदोलन में वो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी के कहने पे वो भी शामिल हुए थे, जेल भी गए थे। उन्होंने वहाँ का व्यवहार देखा और बाद में उन्हें लगातार 3-4 साल लगातार दंगे सारे भारत में देखे। उनको ध्यान में आया कि पॉलिटिक्स के अपने रूल है, तो पॉलिटिक्स के बाहर आके करना पड़ेगा। सो ही कुड हैव बिकम बिग लीडर इन कांग्रेस एट दैट टाइम, हुँ, but he chose to come out and start totally from grassroots You're speaking about and Dr. Hedgewar. हाँ जी। Yeah. So डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। Yeah. जी, So he realized कि हिंदू बटा हुआ है इसलिए कटता है, हिंदू बटा हुआ है इसके लिए जो भी आता है राज करता है, चाहे वो 200 घोड़ों को लेकर आ जाए, चाहे 2000 लोगों को लेकर आ जाए। और हर बार हम छोड़ भी देते हैं, तो हमारी जो एक नियत है, हमारा जो स्वभाव है, ये हमारे विरुद्ध है। तो एक क्षत्रिय भाव जगाना, एकता का भाव लाना, ये किसी के विरुद्ध नहीं था, खुद के ऊपर था। जब हुँ, भारत की Hmm. 80% जनता है वही डिसयूनाइटेड है, तो बाकी की बात हम क्या करें? सो दैट इज़ द थॉट बिहाइंड दिस होल आइडिया। तो सर एक चीज है कि वर द हिंदूज नॉट टुगेदर बिफोर द बीजेपी और आफ्टर द बीजेपी कम्स डू द हिंदूज बिकम टुगेदर? थियरी मतलब मेरे ये एक नहीं, सवाल है कि मैं हाँ। देखिए, मैं तो बात कर रहा हूँ आज़ादी के पहले की, मैं तो बात कर रहा हूँ जब से हमारे पर हम्म आक्रमण शुरू हुए, तब से बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं अभी की और बात पे आ जाता हूँ, हाँ, वो अभी की आपकी बात बात मैं करते हैं, समझ गया। देखिए, हाँ। हिंदू यूनिटी और हिंदू का एक भारत के प्रति समर्पण का भाव, हम्म ये तो 1925 से संघ कोशिश कर रहा है, और हम्म भी बहुत लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँ केवल संघ कर रहा है। उसका एक हम्म अपना मार्ग, अपना एक डेफिनेशन है नेशनलिज्म की, वो हम्म अपने हिसाब से काम कर रहा है। ये भावना धीरे-धीरे बढ़ रही है, बिकॉज़ सी व्हेन इज़ इट हम कहते हैं संघ को मैन मेकिंग मशीन। यानी हम्म आदमी यहाँ से आया, वो आलू का सोना नहीं बनता, लेकिन किसी हम्म भी किसी भी व्यक्ति जो कितना भी साधारण है, वो जब संघ के प्रोसेस से निकलता है, ही बिकम्स अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड सिटीजन, हम्म एंड ही डज़ व्हाटएवर ही कैन बियॉन्ड हिज ओन ड्यूटी, ही आल्सो डज़ समथिंग हम्म फॉर द नेशन। ये हम्म भावना बढ़ाने में समय लगता है, बिकॉज़ व्हेन यू क्रिएट ह्यूमन बीइंग्स इट टेक्स टाइम। स्कूल में देखिए इतने साल लग जाते हैं, और यहाँ तो आप कल 1 घंटा रोज़ माँग रहे हो। तो करते-करते वो भाव बढ़ रहा था लगातार। और उसका पहला अगर आपने देखा होगा प्रभाव, तो आपको राम मंदिर तो याद है, राम मंदिर के समय करोड़ों लोग सड़कों पे आ गए, करोड़ों लोगों ने उसमें साथ दिया, और कोई जात नहीं, पात नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं, सब उसके साथ थे। तो जी, वो हम्म वातावरण का पहला लहर, जो बड़ी लहर आपने देखी, वो देखी राम जन्मभूमि के बाद, और वो लगातार बढ़ती गई। सप्रेस किया होगा, पॉलिटिकली यूनाइट नहीं हुए होंगे, लेकिन हम जो है, ये हमारा देश हम ही को बनाना है, हमारे देश के अंदर हम ही अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये विश्वास जागने लगा था। और 2006-7 के अंदर जब ये हिंदू टेरर की बातें शुरू हुई, मैं मानता हूँ हम्म दैट इज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि मैं तो लगातार ये सैफरन सब देख ही रहा टेररिज्म, था। सैफरन टेररिज्म। हाँ, सैफ्रन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, ये सारा जो हम्म ये एक नाटक खेला गया, या जो एक क्रिएट किया गया, उसके हम्म अंदर लोगों को लगा आरएसएस इतना बुरा क्या है, हिंदुओं में इतना बुरा क्या है, हिंदू कौन सा टेरर करते हैं। तो ये भाव से लोगों को जानने की उत्सुकता है कि संघ करता क्या है। तो मैंने ये देखा कि उसके बाद में संघ के बारे में जानने की लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। लकीली इंटरनेट आ गया था, तो इंटरनेट पे ट्रैफिक बढ़ गया संघ के बारे में जानने वाला। और संघ की एक वेबसाइट थी rss.org, आज भी है, उसके अंदर जॉइन आरएसएस का एक बटन है, उसमें जी, हम्म सडनली नंबर्स इंक्रीज हो गए। तो हुँ, ये बढ़ते-बढ़ते 2013 तक ऑलरेडी काफ़ी ये हवा बनी थी, और लकीली ऐसे समय जब हवा बिल्कुल बन चुकी थी, उस समय मोदी जी जैसे लीडर बाहर आए, उनको हम्म जनता ने स्वीकार किया, उनको लोगों ने पुश किया। मैं मानता हूँ कि मोदी जी में बी द ओनली पीएम हू हैज़ बीन पुश्ड टू द टॉप बाय द पीपल, द केडर। बाकी हुँ, सबको हम्म तो पार्टियां बनाती हैं, इसको पीएम का कैंडिडेट बना दो, उसको बना दो, और पॉपुलैरिटी का अंदाजा होता है। लेकिन जो प्रेशर बीजेपी पे उस समय आया कि मोदी जी ही कैंडिडेट होने चाहिए, ये लोगों ने बनाया।
और उस वातावरण के अंदर ऐसा व्यक्ति हमें मिला, जो उस हिंदुत्व के वातावरण को आगे लेकर गया और उसके अंदर एक नई चेतना जागी। तो पॉलिटिकली आप कह सकते हैं 2014 के बाद वातावरण बहुत बदला, लेकिन उसके बदलने के पीछे कई सालों की 90 साल की परिश्रम था। एक मिनट नवीन जी नवीन जी आपकी एक बारी तो आने नहीं देंगे अमरजीत जी। जल्दी That's उनके fine. पास है। हमारा झगड़ा ये चलता ही रहता है दोनों डॉक्टर साहब 100 साल हो गए, उसके लिए पहले मैं बधाई दूंगा। स्वर्ण जयंती चल रही है आरएसएस की 125 से शुरू 27 1925 में शुरू सितंबर हुआ, को शायद, हाँ। 2025 आ गए, 100 साल हो गए। तो इन 100 सालों के अथक प्रयासों के बावजूद आप क्या समझते हैं कि जो आरएसएस का जो मेन मुद्दा था, जो मेन सोच थी, वो हम कहाँ तक लेके आगे आ पाए, कहाँ तक हमने मोटिवेट किया, कहाँ देखते हैं हम आरएसएस को इन 100 सालों में? देखिए, आरएसएस का काम क्या, हम अंडर प्लेड है, क्योंकि उसको ज्यादा हम जानते नहीं है, ज्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो नॉलेज आती भी है, लोग उसको अब तक तो 2014 तक आगे फैलने नहीं देते थे कि साहित्य सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन लेकिन गुड वन। हम जैसे लोगों को किताब, मैं क्या करता हूँ कि किताब में लिखा है कि आरएसएस ने सीक्रेट नहीं रखा, लोगों ने आरएसएस को, मीडिया ने सीक्रेट रखा देर कि इज इनकी ओनली, जो मैं आपको एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। इन आरएसएस देर आर ओनली टू सीक्रेट्स, वन देर इज नो सीक्रेट एंड वन देर इज कबड्डी। यस, दैट्स व्हाट गुरुजी सेड एंड एंड दैट्स व्हाट व्हाट आई से। गुरु यस गोलवलकर यस जी यस। सेड एंड व्हाट यू सेड। हाँ, सो हुआ क्या कि ये जो वातावरण धीरे-धीरे बदल रहा था, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि स्लो प्रोसेस ये मैन मेकिंग, ये भाषण से नहीं होता, ये किताबों से नहीं होता, इसके लिए आपको ज़मीन पे से एग्ज़ाम्पल खड़े करने पड़ते हैं। हम्म, हम जो संघ के अंदर इतना काम किया, हम जो संघ में जुड़े, हमारे आगे ऐसे हमारे शिक्षक थे, प्रचारक थे, जिनको हम देख के बहुत इंस्पायर होते थे, जिनका कहीं नाम नहीं था, कुछ नहीं था, जो अपना नाम जी, ढूँढते भी नहीं थे, चुपचाप त्याग के साथ जीवन बिताते थे और अपना सारा कुछ संघ को समर्पण करते थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फर्स्ट जनरेशन के एक स्वयंसेवक का, दत्तोपंत करके हमारे स्वयंसेवक थे विले जी, पार्ले के, और बहुत ही सज्जन, बहुत एनकरेजिंग। 1948 में सत्याग्रह में जेल में गए, सरकारी नौकरी छूट गई और प्राइवेट नौकरी की, उसके कारण जीवन भर उनको सुनना पड़ा अपने घर में कि तेरे तो संघ के कारण तेरी सरकारी नौकरी छूट गई। सरकारी नौकरी तो सिर पे ताज होता है ना। घर की कहानी। तो वो काफ़ी, मैंने गए 96 साल की उम्र में, तो उनका हमेशा रहता था कि बस काम करना है, शाखा जाना है, और वो करते रहते थे। हम्म, तो मैं अभी उसके बेटे को मिलने गया, बेटा पहले शाखा में नहीं जाता था, बहुत काम कर रहा है। तो सेवा कार्य में लगा हुआ है, आर्किटेक्ट है। तो जिस मकान में टेम्परेरी शिफ्ट होते हैं, उनका मकान रिनोवेशन में जा रहा था, तो वो बेटा जो है, मैंने उसको बोला कि भई मैं तो उस घर में चला गया था, मुझे लगा शिफ्ट हो गए होगे, तो वहाँ तो कोई और था, उसने मुझे फिर इस घर में भेजा। तो एकदम मुस्कुरा के बोला, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे को पिताजी ने बोला था कि जो मेरा फ्लैट है, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो घर है, ये फ्लैट है ना संघ के काम के लिए दे देना। नाउ क्या इमेजिन अ न्यू बिल्डिंग इन पार्ले वेयर द फ्लैट वुड कॉस्ट एटलीस्ट 6 crore rupees, क्या बात, and which is a new structure. Beta doesn't go there. He respects his father's wish and hands it over for use for Rashtriya Sevika Samiti. वाह, Now this emotion comes from that generation. तो ये हम्म, जब ऐसे लोग हम मिलते थे रोज और देखते थे, तो हम इंस्पायर होते थे। ये जो आपने 100 साल का ये देखा, भी मैं कहूँ कि संघ नहीं होता तो क्या होता, मैं उल्टा देखता हूँ। हम्म, संघ नहीं होता तो क्या होता। 1947 के अंदर कश्मीर के अंदर जब पाकिस्तानी ने हमला किया, उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विद डोगरा रेजिमेंट वाज आरएसएस। हम्म, उसके जब आर्मी गई वहां पर, तो आर्मी के साथ में रोड्स बनाना, एयर स्ट्रिप रिपेयर करना, उनके आर्मामेंट गिरे उसको उठा के लाना, ये सारा काम, और उनको गाइड करना उस इलाके में, सारा आरएसएस के लोगों ने किया। कई स्वयंसेवक मर गए, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम्म, पार्टीशन के समय का आरएसएस, तो मतलब जो आरएसएस कश्मीर बचाने के अंदर आप कह सकते हो, वो उनका ही हाथ था, क्योंकि वही नागरिक थे जो वहां पर खड़े थे उनके साथ। हम्म, पंजाब में है तो पार्टीशन के समय अकाली दल और संघ, ये दो लोगों ने मिलके और सारे पंजाबियों को बचाने में, हिंदू सिखों को बचाने में बहुत अहम भूमिका बताई। मेरे आसपास बहुत लोग हैं, इंक्लूडिंग मामा जी, मेरे चाचा जी, जी, मेरे ससुर जी, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, जी, जिन्होंने अपने घर का ध्यान नहीं रखा, हम्म, अपना बिजनेस गंवाया, अपने परिवार हम्म, को अलग भेजा, खुद अलग से पहुंचे वापस, हम्म, लाखों लोगों की जानें बचाई, महिलाओं की आबरू बचाई। अगर वो ना होता तो आपको शायद इतने भी पंजाबी हिंदू ना मिलते, सिख ना मिलते जो आज मिलते हैं। आप हम्म, सिंध में जाइए, वहां पर पूरे 12 लोगों की टोली को गुरुजी ने कहा कि तुम यहाँ से जाओगे नहीं जब तक सारे सिंधी यहाँ से जो वापस जाना चाहते हैं सुरक्षित वापस नहीं जाते। 12 लोग, झम्मट मधानी बम्बई में अभी कुछ कुछ साल पहले गुजरे, उनसे लेकर 12 लोग, जी, उस समय एल के अडवाणी भी वहीं पर थे कराची में, उनके साथ में रहे। आज पार्टीशन के 1 हफ्ते पहले तक गुरुजी सिंध में, पंजाब में मीटिंगें कर रहे थे,
स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ा रहे थे, साथ में गवर्नमेंट को चेता रहे थे, सारा काम उन्होंने किया। यहाँ तक कि कांग्रेसियों को भी पंजाब सिंध से निकालने के लिए संघियों का हाथ था। तो ये सारा जो काम किया, समझ में पार्टीशन पे आ जाइए। जी 1955 में गोवा का आंदोलन होता है, जिस हम्म, क्योंकि गोवा आजाद नहीं था। तो उसके अंदर 3000 स्वयंसेवक जाते हैं, एक स्वयंसेवक गोली से मर जाता है, कई जख्मी होते हैं, उनके सारे जाने आने के रास्ते का सारा देखभाल स्वयंसेवक करते हैं। दादर नगर हवेली, इसको 100 पूना के स्वयंसेवक जाते हैं, उसको आजाद करके तिरंगा लगा के सरकार के हाथ में दे रहे हैं। 1951-52 की बात है। हम्म, अभी आप फिर 1962 का युद्ध देख लीजिए, 65 का, 71 का, हर बार स्वयंसेवक फ्रंट पे खड़ा रहता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी कहानी है। जी और मैं उसके आगे भी आऊंगा क्या क्या बदलाव जी। हुआ, तो आपको केवल उदाहरण दूंगा, आपका समय कम होगा, लेकिन अगर आप नहीं बोलते नहीं, हैं संघ ने क्या आप किया, समय बिल्कुल है, आप बोले सर। तो अबोहर को गवर्नमेंट ने कहा खाली कर दो। हम्म, अबोहर को 1965 की बात है, खाली कर दो, हम्म, कभी भी आ सकते हैं पाकिस्तानी। थे और वेरी एग्रेसिव एट दैट टाइम, टैंक हम्म, उनके आ गए थे, बाद में पासा पलटा हो तो अलग बात है। तो कलेक्टर ने बोला खाली करो, अबोहर निकल जाओ यहाँ से। तो हमारा एक संघ का जो संघ चालक था गया उनको मिलने के लिए, और उसने उनको संघ के 2-4 बड़े तगड़े उत्साही गीत सुनाए देशभक्ति के, और बोला हम तो नहीं जाएंगे, जो मर्जी कर लो, एंड दे डिड हम्म, नॉट लीव। हम्म, आप आगे आइए, अब ये आप भूकंप के समय देखिए, रिलीफ के समय देखिए, सब जगह आरएसएस सबसे पहले होता है। कन्वर्जन की जो बड़ी एक थ्रेट आया था 1981 का, जब ये मीनाक्षीपुरम में 1000 परिवार इकट्ठे मुसलमान बने थे, उन्होंने कहा था 1 लाख को बनाएंगे। उसमें सारे संतों महंतों को सड़क पे लाना, उनकी बस्तियों में भेजना, कन्वर्जन रोकना, एकात्मता यात्रा निकालना जिसमें 8 से 10 करोड़ हिंदू शामिल हुए थे, ये हम्म, सारा काम संघ ने किया, उस पर कन्वर्जन का बड़ा थ्रेट हटाया। और जब भी सारे देश में कहीं कोई घटना होती थी, सब जगह संघ पहुंचा होता था, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। अच्छा ये है कि लोगों को पसंद हो ना हो, लेकिन अगर बात जो सही है वो कहना, और उसके कहने के ऊपर कायम रहना, चाहे भाषा विवाद हो, चाहे प्रांतवाद हो, चाहे हम्म, वो कम्युनल राइट्स हो। इसके कारण हम कहें कि अगर इमरजेंसी का ही आपने बात की, इमरजेंसी में जो लोग जेल में थे, 90% लोग आरएसएस से उससे जुड़े हुए लोग थे। हम्म, मीसा में हम्म, जितने लोग थे, 80% से 85% आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। सारा अंडरग्राउंड मूवमेंट आरएसएस के लोग चला रहे थे, और इसकी तो गवाही संघ नहीं देता। द इकोनॉमिस्ट ने भी ये, या शायद गार्जियन ने यूके में लिखा था कि सारा काम संघ के लोग चला रहे अंडरग्राउंड मूवमेंट का। भारत के बाहर भी संघ के गए हुए लोगों ने वहां भी फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल के नाम पर वहां पर इमरजेंसी के विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो आप जितनी घटनाएं देखते जाएंगे, और सारी घटनाओं में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में खड़ा हुआ, वहां के मिशनरी का इच्छा थी कि इसको हम बोल दें, या तो सेंट थॉमस ने प्रार्थना की थी, क्रॉस लगा दिया था, क्रॉस तोड़ा, वहां पर वो मंदिर बनाने नहीं दे रहे थे। हालांकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, विवेकानंद स्मारक का संघ ने अपने हाथ में लिया, और इतना बड़ा स्मारक खड़ा हुआ, आप देखते हैं आज अगर। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर सेपरेटिज्म के विरुद्ध खड़े रहना, लगातार 70 साल काम करना, बहुत बड़े त्याग करते हुए, ये सारी चीजें अगर मैं गिनाने जाऊंगा, तो आपका ध्यान में आएगा कि वास्तव में अगर न होता, अगर ये भी देखिए प्रांतीय विवाद जो है लगातार खड़े कर रहे हैं, अगर हम्म, एकता का सूत्र अपने देश का पकड़ के न संघ बैठता, तो ये ताकतें तो बलवान हो जाती। वो नहीं हो पाई, क्योंकि विरुद्ध संघ खड़ा रहा। आज खालिस्तानी अगर गालियां देते संघ को, केवल एक कारण है कि खालिस्तानी जो संघ है वो हिंदू सिख का बंटवारा होने नहीं दे रहा। वो बार बार कह रहा हम एक हैं, आपका पंथ अलग होगा, लेकिन हम एक हैं, एक ही खून के जाए हैं, सब हमको पता है वो कहानियां। उसके हम्म, विरुद्ध खड़े रहे, और खालिस्तान 1.0 को खत्म होने में संघ के विचारों का बहुत बड़ा हाथ था, एक्टिविज्म था पंजाब के अंदर। इसके कारण आज भी खालिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन जो संघ है, वो नहीं है जिन्होंने सिख मारे पंजाब और दिल्ली के अंदर या बाकी देश के अंदर। वो दुश्मन नहीं है, दुश्मन वो है जो खालिस्तान के विरुद्ध खड़े रहे, जिन्होंने सिखों को 1984 में बचाया। तो ये सारा उसी भूमिका के अंदर आप देख सकते हैं कैसे संघ ने काम किया। मेरी जो किताब है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन द आरएसएस वे, वो जी उसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर संघ का रोल क्या रहा, उसी के ऊपर वो एक बुक है एकेडमिक। डॉक्टर हाँ, साहब एक मिनट अभी दो तीन बार नहीं कई बार हमारा जिक्र हुआ सत्याग्रह आंदोलन का। जैसे कि मैंने पढ़ा, हो सकता है ये मेरी नॉलेज में ना हो, पर आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया उस चीज को। हाँ जी। हेलो। आपने कि हाँ, स्वतंत्रता हमारी आजादी से पहले का जो संघर्ष था और उसके बाद का भी संघर्ष में आरएसएस की काफी अच्छी भूमिका रही। पर सुनने में और पढ़ने में तो ये आता है कि भाई स्वतंत्रता के इस आंदोलन में आरएसएस का कोई हाथ नहीं था, या कोई बहुत बड़ा मूवमेंट उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या वजह रही इसकी? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आरएसएस ने गांधी जी के लेवल पे काम किया, मैं ये नहीं कहता आरएसएस ने भगत सिंह के लेवल पे काम किया। जी, आरएसएस की जितनी ताकत थी, उस ताकत के हिसाब से उससे ज्यादा संघ ने काम किया, इतना मैं कह सकता हूँ।
जी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आपको उदाहरण देता हूँ कि हर बार कांग्रेस वाले कम्युनिस्ट आके टीवी पे बोलते रहते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों के लिए जी जासूसी की, अंग्रेजों का साथ दिया। मैं हर बार कहता हूँ कि एक प्रूफ मुझे दिखा दो, केवल एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दो जिसमें ब्रिटिश ने संघ के साथ कोऑपरेशन किया, संघ ने ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट किया। संघ के ऊपर 1932 से लेकर लगातार ब्रिटिश की नजर रहती थी। पहला संघ में सरकारी की नौकर नहीं जाएगा, टीचर नहीं जाएगा, पहला ऑर्डिनेंस मध्य भारत में ब्रिटिश ने निकाला तो 1932 में। उसके विरुद्ध डॉक्टर जी को काफी संघर्ष करना पड़ा, वो मोशन हार गया असेंबली में, कट मोशन जीत गए वो लोग, लेकिन अंग्रेजों का राज था। वही 1932 का जो है कानून उसके बाद मध्य प्रदेश में आया। आज भी उसके कारण कईयों को सरकारी नौकरी से निकाला जाता है। तो अंग्रेजों का वॉच संघ के ऊपर लगातार, मेरी किताब है संघ एंड स्वराज, पीछे पड़ी है मेरे, उसके अंदर मैंने सारे विवरण दिए हैं। तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा है कि केवल कुछ उदाहरण दूं, सिंध के अंदर हमारा एक स्वयंसेवक फांसी पे चढ़ाया गया 1942 के आंदोलन के बाद में। 1942 में पटना में जो गोली चली उसके अंदर 2 संघ के स्वयंसेवक थे। 1942 में पत्री सरकार बनी विदर्भ में, उसमें जो गोलियां चली, एक स्वयंसेवक उसमें मरा, एक को फांसी की सजा मिली, बाद में कम्यूट की गई हिंदू महासभा के सपोर्ट के कारण। तो जो ये सारे पार्टीशन के समय गुजरे उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ, जी उसके पहले क्या बात कर रहे थे मैं उस बता रहा हूँ। 1930 में डॉक्टर जी जेल में गए, 1920 में तो संघ था नहीं, उस समय जेल में गए। 1930 के जेल में जब गए, सैकड़ों स्वयंसेवक साथ में जेल में गए। 1942 में जो फ्लॉप हो गई 1942 की मूवमेंट, अंडरग्राउंड नेताओं को घर रखना, उनके लिए केस लड़ना, ये संघ के स्वयंसेवकों ने किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने किताब में कोट किया, कांग्रेस का लीडर जब संघों को बैन करने की बात चल रही तो कांग्रेस छोड़ी बैन के विरुद्ध, और उसने बाद में अपना बयान दिया कि हम लोगों को लगातार सपोर्ट देने वाले संघ के लोग थे, बाकी सब डर रहे थे। तो इसलिए लोग बोलते रहेंगे, करते रहेंगे। 1945-46 में ब्रिटिश रिपोर्ट है जिसके अंदर कहा कि इसको खाकसार आंदोलन के साथ में कंपेयर मत करिए। जी खाकसार का जो हेड है वो मूर्ख आदमी है, केवल बड़ी बड़ी बातें करता है। आरएसएस का चीफ जो है बहुत ही सयाना, बहुत खाक आदमी है। इसके नीचे हजारों लोग हैं जिसकी बात के ऊपर कभी भी सड़क पे आने को तैयार होंगे, विद्रोह करेंगे। इससे बच के रहना चाहिए। अभी हम बैन नहीं कर सकते, गैर कानूनी कुछ किया नहीं है, लेकिन कल को अगर ये खड़ा हुआ तो ये हजारों लोगों को सड़क पे ला सकता है, विद्रोह करवा सकता है। ये ब्रिटिश पुलिस की ये रिपोर्ट है। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो प्रोग्राम है नहीं आज का। जी नवीन जी लवली, देखिए सिक्स कितना सिक्स कुछ मार दिया सर आपने, सिक्स मारा है। अच्छा, रतन जी आप इतने अनमोल हैं, तो आपसे मैं देखिए थोड़ा क्वेश्चन, नवीन जी हाँ, रतन तो अनमोल ही होता है तो मैंने भी तो सर के बारे में यही बोला है बॉस। मैं कौन सा भी, हम तो सारे न्यूट्रल है, हमारा कौन सा कोई किसी से ऑल आर फ्रेंड्स सर। पर जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, इवन इफ ऑल आर फ्रेंड्स। तो सर मैं आपसे कुछ सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर बन गया, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल उस पे आते हैं कि बीजेपी और संघ का इन्वॉल्वमेंट है, या जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, या जिस तरीके से आपस में मिलजुल के इनका काम होता है या नहीं होता है। तो राम मंदिर बना, राम मंदिर मूवमेंट चला, चलो राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर में जो लोकसभा की सीट है वो बीजेपी क्यों हार गई? देखिए, पहली तो बात, मैं अनमोल रतन नहीं हूँ। कई ऐसे रतन बाजार में फेंके हुए पड़े हैं जिनको कोई पूछता नहीं है। अब माँ बाप के लिए हर बच्चा अनमोल रतन होता है, चाहे लास्ट ही हो रही लाइन के अंदर। नहीं सर, हमारे लिए नहीं आप भी अनमोल है। आपका तो हाँ, नाम ही रतन है ना आपकी आपका तो नाम मैंने तो शुरू ही इसलिए किया कि ये तो कह के। देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर बनने के अंदर बहुत जगह अधिग्रहण की गई, बहुत सारी, इसको इतना बड़ा बनाने के लिए मैं अयोध्या में पहले भी गया था। हम्म, बहुत पिटिएबल सिचुएशन थी, इन द सेंस हम्म, छोटा सा गांव जैसा इलाका था, गंदगी पड़ी थी, छोटी छोटी गलियां थी, राम जी एक तंबू के नीचे थे, आपके ऊपर जंगले थे, ग्रिल के अंदर बंदर आपके ऊपर ग्रिल के ऊपर नाच रहे थे, आप नीचे से छुप छुप के 1-1.5 किलोमीटर जंगलों में जाते हो, देखते हो। और करेक्ट। ऐसा वातावरण था कि मन बड़ा दुखी हुआ था कि भाई कहाँ आ गए हमें, क्या है, राम जी का ये हाल क्या है, और ये अयोध्या जैसी नगरी का ये हाल क्यों है। अब उसको ग्रैंड अगर बनाना है तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके अंदर जो रैपिड स्पीड से किया गया, उसके अंदर जमीनें ली गई, सबको कंपेंसेशन दिए गए, लेकिन ऐसा है किसी की 20 फुट की दुकान थी वो रहेगी 6 फुट की, कंपेंसेशन मिला होगा, या घर टूट गए आधे। और वो सारा जो किया उसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन दी होगी, कहीं ना कहीं गलती रही होगी, कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट बिल्ट हुआ होगा,
कहीं न कहीं बीजेपी के कैंडिडेट पे कुछ फुल स्टेटमेंट की थी हम्म जो उसने कहा था जो कहनी नहीं चाहिए, जिसका बहुत नुकसान हुआ। ना संविधान बदलने की बात हो रही थी, ना रिजर्वेशन खत्म होने की बात हो रही थी। उसने बड़ी छाती ठोक के कह दिया संविधान बदल देंगे। कोई मतलब ही नहीं था। यानी मूर्ख आदमी को टिकट मिला ऐसा मैं कहूँगा, जिसके कारण भी नुकसान हुआ। और उसके और जैसे मैंने कहा कई छोटे-छोटे रिज़ल्टमेंट जो ये नाप नहीं पाए, समझ नहीं पाए। जो बाहर से है तो उसको तो अयोध्या बढ़िया लगता ही है, उसको तो हम्म आनंद आता ही है। मैं भी गया था 22 जनवरी को, था मैं वहाँ, और हम्म बहुत भव्य लगता है, बड़ी खुशी होती है। पर वो तो वहाँ के वोटर नहीं है ना। जी। वहाँ के वोटर क्या महसूस कर रहे हैं, वहाँ के वोटर को क्या समस्या आई है, और वहाँ के वोटर के साथ में बैठ के बात करना अगर ये नहीं हुआ होगा और लगा होगा कि सब बस सब जगह राम-राम ही है, तो मुझे लगता है वो गलती हुई होगी ओवरसाइट से। लोकल और लोकल लोकल इश्यूज। वैसे भी वो सीट जो थी वो बीजेपी की पहले भी नहीं थी। फैज़ाबाद में पहले भी कभी कम्युनिस्ट जीतता था, सोशलिस्ट जीतता था, और वहाँ पर वोट बैंक के भी किस्से हैं, कई किस्से हैं। और वो उसकी एक वो एक पूरी लोकसभा सीट में अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी है। बहुत बड़ी सीट है, उसके अंदर लाखों वोटर है। अयोध्या एक सीट है उसके अंदर, जैसे मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन है, वो भी एक वहाँ की सीट है, वो भी लगातार मैक्सिमम तौर पे समाजवादी पार्टी जीती है। तो वहाँ का एक इलेक्टोरल मैथमेटिक्स पहले से बीजेपी अगेंस्ट था। जैसे मैंने कहा कैंडिडेट भी सही नहीं था, लोगों ने पहले भी मुझे कहा था। और तीसरा उसने कैसे बात ही की, तीसरा जो चौथी सेंसिटिविटी जो चाहिए वोटर के बारे में, शायद वो सब जैसे बड़े आनंद होता है ना, घर में सब मजा चल रहा है, तू की मुंह से जाके बैठा है, तो दिस तू की मुंह से जाके बैठा है, ये पूछने वाला कोई नहीं था। सो दैट वे बीन एन ओवरसाइट बिकॉज ऑफ द इलेक्शन हम्म वाज लॉस्ट। अच्छा सर, द अदर थिंग इज दैट 2024 में बीजेपी की इतनी सीटें कम क्यों आई? बीइंग अ सीधा एज अ क्रिटिक, सीधा सीधा ठोक के पूछ रहा हूं आपसे कि इतने 2024 में सीटें कम क्यों आई सर? क्या चक्कर है मामला? मेरा एक बहुत फेमस आर्टिकल है, मई जून में लिखा था मैंने, जिसके अंदर मैंने सब बातें बताई थी। और काफी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, एक हफ्ता सारा डिबेट ही उसके आसपास चली। मैं नहीं डिबेट में जाता था तो भी वो डिबेट होती थी, और सबने, बीजेपी के मैक्सिमम लोगों ने, मानता हूँ कि जितने लोगों ने से मैंने बात की, 99% लोगों ने माना कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है। और उसके कारण रिवीजन भी हुआ सोच में, उसके कारण दोबारा सेंसिटिविटी भी आई। और क्या आपने रीजन देखा क्या होगा था उसका सर? आपके आर्टिकल का क्या जिस्ट क्या था? जिस्ट ऐसा था कि आप कितना भी कह लें मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मोदी जी ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है, कोई मतलब लाजवाब है। 10 साल पहले का, 11 साल पहले का भारत, आज का भारत, साइकोलॉजिकल दृष्टि से सोचो, इकोनॉमिक दृष्टि से सोचो, सोशल दृष्टि से सोचो, जो प्रोग्रेस हुई है अनप्रेसिडेंटेड है। और जो बदलाव है उनको हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हुआ था। 10 साल पहले क्या सोच के हमको लगता है ये कब हुआ सारा, ऐसे हम्म अनइमेजिनेबल चेंजेस भारत के अंदर आए हैं। अगर आप इन दिनों आए होंगे तो आपने देखा होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे जो भी है, गरीबों के लिए काम किया है, जो लास्ट लोगों तक अपना काम पहुंचाया नहीं, है, पर ये 24 में सारे। सीटें, हाँ, 24 में आगे सीटें इतनी बताता हूँ, कम। आगे बताता हूँ। तो मैं यही कह रहा था कि मोदी जी ने सब काम किया, हम्म तो लेकिन वो बात लोगों तक पहुंचाएगा कौन? जैसे मैंने कहा अयोध्या के अंदर आपने उदाहरण दिया कि भाई अयोध्या के लोगों को बताएगा कौन, भैया आपका थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन देखो ओवरऑल अयोध्या कितना ग्रोथ हुआ है, कितना इकोनॉमी प्रोग्रेस की है। आप जरा सब्र रखिए, आपके बाकी भी शिकायतों को दूर किया जाएगा। तो जो 2014 के बाद के यंग कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कभी हार देखी नहीं। हम्म। अभी हम तो बचपन से थे, ये सब देख रहे थे। हमारे यहाँ तो ऐसा जमाना था जनसंघ का कि 500 वोट मिल गए तो लोग बेड़े बाँटते थे कि चलो इस बार 500 मिल गए। डिपॉज़िट जब्त नहीं हुआ तो कहते थे, "अरे वाह! डिपॉज़िट जब्त नहीं हुआ।" ये हम्म। करते-करते यहाँ तक आए कि 2014 का आते-आते, और दो 1984 में 2 सीटें आई थी, वो दो भी हमको सीट याद है। आपके आंध्र से पहली सीट आई थी, उसके बाद सारी रात निकल के दूसरी सीट भी नहीं आई थी। तो वो जो हाल हुआ, वो सब हमने देखा है। तो हमारे लिए हम्म हार-जीत संघर्ष ये नॉर्मल है, सब बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के लिए। एक नई पौध जो 2014 के बाद में आई, जो आकर्षित होके आई कि भई बीजेपी तो जीत रही है, बीजेपी तो बढ़िया है, मोदी जी बढ़िया है, करते-करते जो सारे पार्टी में है, उन्होंने कभी हार देखी नहीं। और उन्होंने मोदी जी का सारा उदय देखा, उन्होंने सारा ऑप्टिमिज्म सारा देखा, उन्होंने सारा एक विजय ही विजय देखा। तो उनको एक कल्पना नहीं थी कि मोदी जी की बात लोगों तक तो हमको ही पहुँचानी है ना। हम्म गली-गली में हमको ही जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सारे यूपी में ये हम्म प्रचार होगा, राजस्थान में झूठे वीडियो बनाकर कि ये लोग रिजर्वेशन खत्म करने वाले हैं, ये लोग हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले हैं। उन्होंने एनजीओज को पैसे दे के, जो मैंने सुना है, हम्म उनको घर घर भेजा ये सारी बातें बताने के लिए। तब बीजेपी का वर्कर कहाँ था वहां, उसको पता नहीं चला। उसने घर घर जाके समझाया क्या लोगों की सारी बकवास है, नहीं समझाया। इसी तरह मोदी जी ने जो काम किया वो बताने तो किसी को जाना पड़ेगा ना मिलने के लिए। हम अपने वोट को खुद ढूंढते हैं, सेंटर पे जाते हैं, टेबल नहीं होता, सेंटर पे जाते हैं, बीजेपी का कोई कभी कभी आदमी भी नहीं दिखता। पूछते हैं भैया कब मीटिंग है, पता नहीं होता। ये सब उस समय देखा हमने। तो एक जो एक मैं बार बार कहता था कि मोदी जी के कंधे पे सवार होके कब तक चलोगे। मोदी जी की मैसेज हमको आगे बढ़ानी है, लोगों को आगे बताना है
तो उसके ऊपर सवार होकर कब तक वो मजे लेंगे? सो अल्टीमेटली हाउ मच लोड विल ही कैरी? ही विल आल्सो टॉक अबाउट हिमसेल्फ, विल टॉक अबाउट हिज वर्क एंड ऑल। तो ये सारा जो मैंने कहा था उसका जो एक जिसको बोलते हैं ना सेंस ऑफ कंफर्ट, 400 जी पार ये बोला गया था विरोधियों के लिए। हमारे लोगों ने समझा 400 पार आ ही जाएगा, वोटर ने सोचा 400 पार तो आ ही जाएगा, हम नहीं जाते वोट करने, क्या जाता है। ये जो एक भाव था उसके कारण ये सीटें कम हुई हैं। आपके और उसके तुरंत आर्टिक बाद आप देखिए, हम्म, तो उसके कारण संगठन के अंदर ध्यान दो, लोगों तक जाओ, लोगों तक पहुंचो। जो तुम्हारे जिनको बुलाओगे ना वो काम करने के आएंगे, उनको काम के लिए बुलाओ तुम, लोग तैयार है काम करने के लिए। और प्लीज सड़क पे उतरो, सोशल मीडिया पे क्लिक करके थम्स दिखा के वोट नहीं मिलते। नहीं मिले। बेस्ट बहुत खूब। उदाहरण है 86 लाख के फॉलोअर वाला एक कोई मुस्लिम एक्टर है बम्बई का, उसको हम्म। वोट मिले 80। तो तो क्या इलेक्शन होता है यूट्यूब पे, तो इलेक्शन मैंने यूट्यूब जो पे थोड़ी कहा ना था, होगा। हाँ तो मैंने जो कहा था कि व्हेन वी फील दैट वर्चुअल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड, इट इज नॉट। इट इट इज इज नॉट। सोशल नॉट, मीडिया इज इट नॉट द इज रियल नॉट। वर्ल्ड। रियल यस। वर्ल्ड इज ऑन द स्ट्रीट, इन योर होम, इन योर मार्केट्स। ये जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम ये सोशल मीडिया में वाह 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 करके चलता रहेगा। रतन जी, आपके आर्टिकल में शायद ये भी लिखा था कि डिफेक्शन वाज अ वेरी बिग रीजन, डिफेक्शंस। यस, यस। ऐसा था कि जो भी बहती गंगा में सब स्नान करना चाहते हैं, और उसके अंदर खैर आज बड़ा दुखद घटना हुई, मैं उसके बारे में बहुत एक मन भारी है, प्रयाग में आज हुआ। लेकिन कुंभ। खैर उस समय ये था कि हम्म। हर बंदा चाहता है कि जहां पर जीता उधर ही जाओ, वहीं पर जब वहां तो मजा मिल ही जाएगा। तो हम्म। इतने लोग आ रहे थे बीजेपी में कि ये हुआ कि जो सीटें लड़ी गई उसमें से 25% सीटें, 110 सीटें हम्म। डिफेक्टर्स को दी गई। अभी हम्म। आप सोचिए कि कितने बीजेपी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की उम्मीद टूटी होगी, उनके निराशा हुई होगी कि हमारे इसको मिलना चाहिए था टिकट, उसको मिलना चाहिए था। 20 साल से काम कर रहा है, 30 साल से काम कर रहा है। जो ओवरनाइट डिफेक्टर जो आए थे उनको जो टिकटें मिली 110, उसका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ। 110 में से मैंने आर्टिकल मिलेगा शायद 76 या 80 हार गए। हम्म। सो इमेजिन पीपल डिडंट एक्सेप्ट इट। आप हम्म। बीजेपी में आपका आनंद है, आपकी खुशी की बात है। मैंने यहाँ तक लिखा था, एक जो आया था कांग्रेस में से जिसने 26/11 आरएसएस साजिश की किताब रिलीज की थी, उसके बाद मेरे कारण बंबई में आके माफी मांगनी पड़ी। लेकिन माफी वहां तो नहीं मांगी थी, वहां पर हम्म। हार गया वो। वहां के लोगों ने उसको सभाएं नहीं करने दी। तो जब ऐसे हम्म। लोगों को टिकट मिली कहीं पर बैठ के आपस में डिसाइड करके, तो नेचुरल उसका नुकसान हुआ। और आप देखिए उसके बाद में जो बीजेपी ने, मैंने कहा था एक और आर्टिकल में कि बीजेपी के लिए बड़ा आसान है 2-3% वोट जो उसके टूटे हैं झूठ बोलने के कारण, कहीं 9% वोट टूटते हैं, केवल 2-3% वोट बढ़ा लेगी। और कांग्रेस ने जो झूठ बोल बोल के वोट लिए हैं, वो वोट अगर सच की तरफ आ गए तो बीजेपी आराम से जीत जाएगी। हरियाणा में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए। तो झूठ कितने दिन चलेगा? काम लोगों के हम्म। सामने आना चाहिए, लेकिन लोगों को मिलना पड़ता है। आज हम्म। भी भारत के अंदर नेट के ऊपर, वीडियो के ऊपर, सोशल मीडिया पर इलेक्शन जीत नहीं सकते। नहीं। आप हम्म। आप हवा बना सकते हो, नैरेटिव खड़े कर सकते हो, लेकिन लोगों को पता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। डॉक्टर रतन जी। साहब नहीं, नवीन जी, नवीन जी, हाँ। हाँ। पंजाबी संघ जोर में गया जी, आन ये खा गया तेलुगु छड़ते नहीं है और, क्या और तेलुगु खा गए। ताए था पीवी नरसिम्हा राव पीछे रह गए बेचारे। ठीक है। मैं भड़कूंगा नहीं सर, मैं भड़कूंगा नहीं। डॉक्टर साहब, संघ का काफी सहयोग रहा बीजेपी को, और उस सहयोग से वो काफी फली फूली भी, और आज भी फल फूल रही है। रीजन उसके चाहे कुछ भी रहे हों, तो आप क्या समझते हैं कि जो बीजेपी आज खड़ी है उसमें संघ का इतना बड़ा योगदान रहा? क्या बीजेपी इस बात को मानती है ऑनेस्टली? मान मानती है ना, क्यों नहीं मानती? देखिए मैंने फिर कह रहा हूँ कि 2014 के बाद जो आए लोग, उसमें संघ से जुड़े लोग बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी हो गई है। बाहर के बहुत लोग आए जिनको संघ के रोल का पता ही नहीं है, जी। जिनको संघ का अधिकारी क्या होता है पता ही नहीं है, जो किसी ने जिन्होंने कभी संघ वाले को देखा भी नहीं, ऐसे भी लोग होंगे। वो एक अलग पौध है। लेकिन हम्म। संघ बीजेपी के काम के अंदर आज भी टॉप पे सारे लीडर संघ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और संघ को या नहीं जुड़े तो मानते हैं। ऐसे जो सारे टॉप की लीडरशिप आज भी वैसी है। और संघ श्रेय नहीं लेगा, संघ ने जिसको जाना था उसको बीजेपी में जाने दिया, काम करने दिया। उन्होंने कोई कार्यकर्ता मांगा, दिया। अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन थे तो उनके पास कोई व्यक्ति नहीं था, राम माधव को वापिस मांगा उन्होंने, राम माधव वापिस गए, शायद वापिस अब आरएसएस में आ गए होंगे। तो ये गिव एंड टेक चलता है। लेकिन ये क्लेम करना कि संघ के कारण बीजेपी बड़ा, ये भी अनुचित होगा। लेकिन बीजेपी संघ का यो सहयोग नहीं मानती, ये भी नहीं है। फैमिली है, अपना अपना काम करते हैं, जब सहयोग मांगते हैं सहयोग मिलता है। उनका अपना अपना क्षेत्र है। अगर मैं मानूं कि संघ के अंदर 1 करोड़ डायरेक्टली संघ के स्वयंसेवक है, जी। डायरेक्टली जो शाखा में जाते हैं,
मैं वीएचपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी तो कर ही नहीं रहा हूँ, वीएचपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जी एबीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, वनवासी कल्याण आश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं कर रहा हूँ, सबको छोड़कर अगर केवल प्योरली आरएसएस के 1 करोड़ लोग हैं उसमें बीजेपी में कितने होंगे? 1 लाख, 2 लाख। तो अगर इतने ही लोग बीजेपी में गए तो बीजेपी तो अपने जोर पे खड़ी हुई है ना। वो राजनीति के क्षेत्र में है। ये लोग जो है अपने सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर है। लेकिन वो वातावरण बनाने का जिसके अंदर हिंदुत्व को स्वीकार किया जाए, डेफिनेटली शंका बहुत बढ़ाता है। क्या उसको सर कोई ना बूथ कर ही नहीं सकता। सर बूथ लेवल लेकिन पे उसमें क्या? ये भी मानना पड़ेगा, देखिए एल के अडवाणी ने भी हिंदुत्व को सेंटर स्टेज पे लाया, उनका भी अपना रोल था, वो भी संघ के स्वयंसेवक थे। और आपको मजेदार किस्सा बताता हूँ कि जब ये 1984 में बीजेपी का अधिवेशन हुआ, 1980 में बनी, 1984 में अधिवेशन हुआ, तो अडवाणी जी और वाजपेयी जिस समय लीडर थे, उन्होंने एक नया दिया कि हमारी विचारधारा गांधीयन सोशलिज्म की होगी। अभी गांधीयन सोशलिज्म नाम की कोई तो जात है ही नहीं। जी गांधी जी सोशलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट गांधीयन नहीं थे, और दोनों का कॉम्बिनेशन तो कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा, पॉलिटिकल विजन जो उनकी थी, और उन्होंने एकात्म मानववाद नहीं कहा, उन्होंने हिंदुत्व नहीं कहा। तो इससे काफी लोग बहुत नाराज थे और काफी अपसेट थे। राजमाता सीनियर ने अधिवेशन में काफी कुछ सुना दिया था। तो जी जब ये लोग पहुंचे बाला साहब देवरस के पास कि भाई क्या हो गया बीजेपी को, तो बाला साहब देवरस ने कहा, देखो हमने अपने ही लोगों को पॉलिटिक्स में भेजा है, हमारे स्वयंसेवक है, मुझे पूरा विश्वास है उनको पता है कि पॉलिटिक्स में क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनको करने दो, उन पे विश्वास रखो, उसकी चिंता मत करो। फिर उन्होंने आगे जोड़ा कि आप देखो आने वाले कुछ वर्षों में ये हिंदुत्व की ओर वापस आएंगे। उसके बाद देख लीजिए 1986 के अंदर राम मंदिर का सारा आंदोलन खड़ा हुआ, आडवाणी जी ने पालनपुर अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास करवाया और वापस हिंदुत्व पे आए। तो इतना विश्वास संघ का बीजेपी का आपस में है कि वो जो करते हैं वो नहीं पसंद नहीं है, तो भी मैं कहूंगा पसंद नहीं, लेकिन आपका मार्ग है, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट नहीं चला रहा, मुझे बड़ा आसान है कहना, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो इसके अगर मुझे लगता है गलत है, मैं कहूंगा गलत है, उनका स्वीकार करना ना करना उनकी मर्जी है। तो ये एक संघ और बीजेपी के अंदर समझ है, और वो चलती रहेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। जी सर 2-3 सवाल छोटे छोटे कि बूथ लेवल पे इज द आरएसएस टोटली एक्टिव विद द बीजेपी? बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अगर जैसे आपने इतनी गिनती बताई, तो अगर बीजेपी के कम मेंबरान हैं और आरएसएस के और सारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस बीजेपी के के। तो भाई साहब 10 करोड़ मेंबर है, रजिस्टर्ड 11 करोड़। हाँ, तो आरएसएस हेल्प करती है बीजेपी को बूथ लेवल पे? जहां बीजेपी मांगती है वहां हेल्प करती है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट सारी बीजेपी के हाथ में होती है, उनके अपने हम्म। बूथ प्रमुख होते हैं, उनकी अपनी टीम होती है। जहां उनकी टीम हम्म। कम पड़ती है वो कहते हैं कि यार यहाँ पर बूथ में हमको 1-2 लोग दे दो, वो दे दिए जाते हैं। वो जो हम्म। भी जिसको इंटरेस्ट होता है उसके अंदर जाने के, वो जाके बैठते हैं। वो हम्म। ऐसे लोग हैं जो शाखा में जो आए नहीं, उनको बोलो यार जरा बूथ पे उनको सपोर्ट कर दो, वो जाके बैठ हम्म। जाते हैं। बहुत होता है खूब वो। रतन जी, ये यही तो मजा आता है आपसे बात लेकिन करके। आप सीधे आप, हाँ, माइक्रो मैनेजमेंट करेक्ट, जिसको मैं कहते हैं माइक्रो और बिल्कुल नहीं मैक्रो पे होती। ही आ रहा था। करेक्ट, ये बिल्कुल नहीं आप होती आपने है, सीधी बिल्कुल नहीं। सीधी बात साफ कर दी, क्योंकि आपने कोई बायदाई नहीं करी, आपने सीधी बात बोल दी। मैं हाँ, जो देखिए अमरजीत। मैं बीजेपी के लिए कोई आता है उसको घुमाता भी हूँ, लीडर को उसको मिलवाता भी लोगों को, लेकिन आज तक मैंने बूथ के अंदर घुसा नहीं, मैं एज ए एजेंट, ये आपको हाँ, बता दूं। आपने और अमरजीत के मेरे जैसे सवाल। हजारों लाखों लोग हैं। नहीं, आपने बहुत आप क्लियर आपने कोई पूरी आपने रोशनी क्लियर, दे दी आपने आपने रोशनी दे दी, कोई वो नहीं है। मोहन भागवत जी ने अभी पीछे एक स्टेटमेंट दी थी कि एरोगेंस कुछ कम होना चाहिए, तो वो किस संदर्भ में बोला था सर, ताकि कोई देखिए जिस आप सही पर्सपेक्टिव दें मोहन भागवत जी की। देखिए वो। एरोगेंस तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। संघ में तो जिसको एरोगेंस होता है उसको अपने जगह से निकाल भी देते हैं। हम्म। और एक हमारे थे बहुत बड़े प्रचारक दिल्ली के, अच्छा। वसंतराव ओक। अच्छा। पंजाब का सारा काम उनके पास था, पार्टीशन में उन्होंने बहुत काम किया, डैशिंग एकदम, हर हम्म। नेता से संबंध उनके, और एकदम बीजेपी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए बैन के बाद, ऐसे भी उनके विचार थे। उनका इतना रोब था कि जब वो जीप पे निकलते थे पुलिस उनको सैल्यूट मारती थी, हम्म। इतना उनका दिल्ली में रोब था। और जब उनको लगा गुरुजी को इनका दिल्ली से ज्यादा मोह हो गया और इनका काफी पर्सनल इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो उन्होंने हम्म। उनको हटा के दूसरी जगह पदवी उनको वहां से बोला, आप यहाँ से दूसरे क्षेत्र में चले जाओ। क्योंकि हम्म। प्रचारक जो होता है उसको वो नहीं डिसाइड करता कहाँ जाएगा, वो नहीं डिसाइड करता कौन से संगठन में जाएगा, वो संघ डिसाइड करता है। तो उन्होंने कहा आप कहा यहाँ से ट्रांसफर होना है। ही वॉज वेरी अपसेट, he was so upset that he resigned from his any work he was given. He went home, was quiet for some years, then came back again. He हम्म। came back to Delhi, then he joined बीजेपी, भारतीय जनसंघ, इलेक्शन भी लड़ा। लेकिन ऐसा भी स्टेप लेते हैं, तो एरोगेंस का तो जगह है ही नहीं, क्योंकि शुरू से सिखाया गया है कि अब तूने पीछे रहना है। इसीलिए मीडिया में पीछे रहते हैं कि एक बार मीडिया में आने का शौक आ गया
तो वो नहीं किया। एक नशा होता है। अगर मैं रोज टीवी पे आ रहा हूँ 2 दिन कोई ना बुलाए तो बेचैनी होती है। हाँ, बहुत तो खूब, बहुत यही खूब। इसलिए इसलिए ऐसा ना करें, तो पहले से कहते हैं। और मैंने तो अपने भी इसमें लिखा था कि एक कार्य बीजेपी के कार्यकर्ता में घमंड आया था कि सब ठीक बढ़िया चल रहा है। मुझे कहा करते थे कि मिडिल लेवल के लीडर, शारदा जी बहुत सेंसिटिव हो, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। पर वो नहीं था। तो हम जमीन से जुड़े लोग हैं। तो एरोगेंस उस बारे में कहा और किसी बारे में नहीं कहा कि हुँ, संगठन का एरोगेंस, अपनी पावर का एरोगेंस नहीं होना चाहिए, हुँ, क्योंकि उससे गलत निर्णय होते हैं। उससे आप हुँ, लोगों से कट जाते हो। जब कोई कहता है मुझे हुँ, बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं क्या करूँ, टाइम ही नहीं है। तो हुँ, जो व्यक्ति आपके साथ 20 साल काम कर रहा था, उसको अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो भी एरोगेंस है। इसलिए उन्होंने कहा हुँ, था उसको कोई पर्टिकुलर, क्योंकि जिसका वो कर रहे थे, जिस भाषण में थे, वो एक हुँ, प्रचारक की जीवनी प्रकाशित हुई थी, पीछे पड़ी है मेरे पास वो। और प्रचारक ने बिना नाम के पूरे कई साल और बड़ी उम्र में गए थे वहां पर नॉर्थ ईस्ट में, हुँ, पूरा काम किया। और उनकी किताब छपी थी, उसके बारे में उनका बयान था, और वो जहां जाते हैं उस रेफरेंस से बात करते हैं। तो उस रेफरेंस में उन्होंने कहा कि कभी भी सेवा करो तो सेवा को अपना घमंड मत बनाओ, क्योंकि और भी लोग बहुत काम करते हैं। हमको पता ही है, जब मैं ऐसे लोगों को मिलता हूँ एक से एक बढ़ के जिन्होंने इतना काम किया है, आई फील एम्बेरस्ड, आई फील सो हुँ, स्मॉल। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, मतलब आदर का भाव जागता है। जी। ऐसे लोगों को मिलता हूँ जो कहीं काम कर रहे हैं। एक मुझे परसों हनुमंतराव गायकवाड़ मिले पिछले महीने, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में, दोबारा भी मिले कुछ समय बाद। वो व्यक्ति सतारा में इंजीनियर बना, पिताजी गुजर गए थे, नौकरी कर करके इंजीनियरिंग पूरी की, टाटा में काम मिला, टाटा में इतना अच्छा काम किया, उनके 2-3 करोड़ रुपए बच गए। उसने कहा बेटा क्या चाहिए तुम्हें, डबल हुँ, प्रमोशन ले लो, ऑफिसर बन जाओ, नौकरी कर लो, जो करना बोलो। उसने कहा मैं कुछ नहीं, मेरे गांव के कुछ लोगों को नौकरी पे लगा दो। या मैं सतारा से आता हूँ, गरीबी बहुत है। हुँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम बोलो क्या करेंगे। बोले तो पढ़े लिखे तो है नहीं, स्किल्ड है नहीं, सफाई करेंगे। बोले करेंगे। तो हुँ, उन्होंने सफाई पे 5 लोगों को काम पे लगा दिया। हुँ, और धीरे-धीरे और डिमांड बढ़ी, प्लांट की सफाई होने लगी। लोग हँसते थे कि ये देखो सफाई का काम हुँ, करने लग गए, इंजीनियर है। आज हुँ, बीवीजी ग्रुप ये 1 लाख लोगों को जॉब देता है। या और आप किसी उसको जानते भी नहीं, आपने कोई नाम भी नहीं सुना होगा। मैंने भी नहीं सुना। फिर उसने कहा भैया किसानों के अंदर किसानों की प्रोडक्टिविटी नहीं है, इस पे काम करेंगे। तो किसानों को अच्छा फर्टिलाइजर कैसे देना है, जैविक खेती कैसे करना, उनके लिए फ्रूट्स वगैरह क्यों नहीं लगाते, सारी उन्होंने रिसर्च शुरू की। और उसमें कितने हजारों किसानों का भला हो गया। मैं नंबर एग्जैक्टली जानता नहीं, लाखों पेड़ लग गए। फिर उनको लगा ये भी न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है, इसमें क्या होता है। तो उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया। आज उनके पास 300 सर्टिफिकेट है, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद से कैंसर के लोगों को ठीक किया, इवन स्टेज 4। व्यक्ति का या नाम भी नहीं है। जब ऐसे लोगों को मिलेंगे, आप किस बात पे घमंड करोगे। सही बात। I शारदा जी keep ती on meeting such people. I keep ए on meeting such people who have given their lives with the and smiling all the time, living a very tough life. जब ऐसे लोगों को मिलते हैं, आप किस बात का कमेंट करोगे। जी। सर वो सर सबक ये हमारे बता लिए है वो। सर पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न आजकल कैसे मिल रहा है सर? कैसे मतलब क्या व्हाट इज़ द एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में चल रही है बात, क्योंकि आप बिल्कुल बेबाक बोलते हैं और मज़ा आता है सुन के कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न का क्या कैटेगरी कैसे सरकार कैसे दे रही है आजकल? उसको देखिए, हाँ, आपके आपके दादाजी के समय कैसे मिलता था आपको पता ही है। सर मैं खाली इतना तो पहचान बता से मिलता था। देखिए उस समय ऐसा था, पहचान से मिलता था, रेफरेंस से मिलता था। आपका कनेक्ट होना चाहिए, लुटेन दिल्ली से किसी नेता से कांटेक्ट होना चाहिए। चाहे फिल्म आप फिल्में बनाते हो, चाहे एक्टर हो, चाहे आप हुँ, लिखने वाले हो, वैसे मिलता था। इट वाज whimsical डिसीजंस। हुँ, मोदी जी के आने के बाद उन्होंने शुरू किया, उन्होंने एक शायद वेबसाइट बनाई है, मैं तो गया नहीं, पर एक वेबसाइट है शायद। या आप नॉमिनेशन भेज सकते हो कि इस व्यक्ति को पद्मश्री मिलना चाहिए। सो देयर आर thousands ऑफ एप्लीकेशन व्हिच गो टू द पीएमओ कि भाई इनको पद्मश्री दो। कोई गांव हुँ, में काम करा, आपने देखा होगा 90 साल की महिला को मिला, उसने 50,000 पेड़ लगा दिए। वो गांव में लोगों को काम दे रही है, उसको मिल गया। जिनको कोई जानता भी नहीं, नंगे पैर जो है राष्ट्रपति भवन में। तो हुँ, इनको मिले, मानिए जो एक नया प्रोसेस है कि लोग बताते हैं कि इनको पद्मश्री दो। फिर लोग जाते हैं, उनका काम देखते हैं, उनके बारे में पता करते हैं, उनमें से चुने जाते हैं। तो पद्मश्री तो इस समय इतना इंपॉर्टेंट, पद्म भूषण तक भी मैं मानूंगा कि इट इज सिलेक्शन एंड नॉमिनेशन बाय द पीपल, जो कभी भी भारत में हुआ नहीं। उनको आप पढ़ेंगे तो आगे उन्हें आदर जागेगा। आप ये नहीं बोलेंगे इसको क्या मिला। जब पढ़ेंगे आपको शर्म आएगी, इसको अब तक क्यों नहीं मिला। ये हुँ, जो काम किया है मोदी जी ने, इट इज अनपैरेलल्ड। तो ऐसे-ऐसे लोगों को पहचान दिलाना, उसके कारण देखिए जो व्यक्ति गाँव में काम कर रहा है, कहीं पर पढ़ा रहा है, कहीं पर अंधों के लिए काम कर रहा है, दिव्यांग के लिए काम कर रहा है, जब उसकी पब्लिसिटी होती है, उसको सहायता देने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। वो सहायता मिलने से व्यक्ति को और भी आसानी होती है।
तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया। और दूसरा ये कि लोगों को पता चलता है देश में कितना काम हो रहा है। फिर लोग ये कहना बंद कर देते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा जी, हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन भगवान की दया से देश इतना बड़ा है, इतने लोग हैं हमारे पास कि इतना होने के बाद भी लगता है कुछ नहीं हो रहा। जब नज़दीक से देखते हैं, जब पद्मश्री के नाम देखते हैं, आपको पता चलता है कि इतना काम हो रहा है। उसके ऊपर मैं मानता हूँ ऑनेस्टली कि उसके ऊपर पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं बियॉन्ड दैट। पद्म हम्म। भूषण के ऊपर चले जाएँगे कुछ पद्म भूषण भी, जो पॉलिटिकल हिसाब से या जो भी उनके कैलकुलेशन होंगे, उसमें बहुत बड़े-बड़े नाम भी आते हैं, जो उसमें भी के ऐसे समीकरण नाम है। भी आते हैं, जो हम्म। ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे नाम आते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं, जिनको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, और ऐसे सिंगर्स को मिल रहा है जिन्होंने भारतीय नॉलेज सिस्टम को बढ़ाया है, ऐसे लोगों को मिल रहा है। डॉक्टर ऐसे साहब नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है, तो ये सब हो रहा है। और उसके आगे तो जैसे मैंने कहा कि वी हैव टू एडमिट दैट इट हैज़ गॉट implications. There are people like Mulayam Singh who got Padma Bhushan, which none of us liked, but he got it. तो उनका अपना गवर्नमेंट के अपने हिसाब किताब है, लेकिन मैं मानो ओवरऑल पद्मा अवार्ड्स को एक नया लेवल, एक नया रिस्पेक्ट मोदी जी के आने के बाद मिला है। अब कह रहे स्टेट में फेयरनेस आ गई है। ये डॉक्टर साहब ये स्टेट You go गवर्नमेंट out का of your way, काम नहीं not होना चाहिए। fairness. You go out of your way to find such people. करेक्ट आप एक एक सर। का बायोग्राफी पढ़िए, यू विल बी सरप्राइज कि कितना काम लोग कर रहे हैं हम्म। और देखने लायक है वो। नहीं, अभी आपने जैसे कहा कि जिन्होंने काम किया उनको तो मिला, कुछ ऐसे लोगों को भी मिल जाता है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो आप इस बात को मानते हैं कि भाई प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए, एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो ऐसे लोगों को वो ढूंढे कि कौन से फील्ड में, जो अलग अलग फील्ड है उनमें कौन कौन कैसा कैसा काम का है, रादर अब देन के पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके किसी को भी नहीं नहीं, उठा के दे दिया जाए। अमरजीत भाई इसका मैं जवाब दे देता हूँ, ये जाता स्टेट से ही है। अच्छा। ये स्टेट से ही जाता है। तो नहीं, क्या अब होता अभी है कि जैसे डॉक्टर साहब कमेटियां, ने कहा कि भाई देखिए एक कमेटियां वेबसाइट होती हैं, बनाई हुई, मैंने वहां कहा। पर सभी वोट करते हैं उसको, मैं हाँ, उसकी हाँ, बात कर वेबसाइट या नॉमिनेशन का फॉर्मेट है। मैंने खुद ट्राई नहीं किया इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ, मैंने किसी को नॉमिनेट आज तक किया नहीं। हम्म। लेकिन है वैसा प्रोसेस है पूरा, जिसमें लोग बाद हम्म। में वोट भी शायद डालते होंगे, कुछ पॉपुलैरिटी होती है, आई डोंट नो। लेकिन करेक्ट करेक्ट। डेफिनेटली इट्स अ प्रोसेस व्हिच गेट्स द पीपल आउट ऑफ देयर अननोन प्लेसेस, उसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल। हम्म। और हम्म। बहुत ही प्रशंसनीय है। और आप कहते हैं बाकी को मिलता भी है ना, कि भाई पहले तो सारे स्पॉन्सर्ड होते थे सारे पद्मा अवार्ड, हम्म। और भाई कई बार कई साल मिलते भी नहीं थे। तो कई बार अवार्ड सारे ऐसे, जैसे फिर कोई बोलेगा जी पटेल को क्या नहीं मिला था, अंबेडकर को क्या नहीं मिला था, नेहरू जी को क्या मिला था, और ये पचड़ में हम ना पड़े। और मैं तो कहता भारत रत्न को हमने इतना पहले हमारे समय में सोचते छोटे थे कि भारत रत्न सचमुच बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी अवार्ड है, हम्म। और हर व्यक्ति बोलता है कि मेरे बंदे को भारत रत्न दे दो। तो कहीं ना कहीं हम उसको पॉलिटिकल नजर से देखने लग गए, ऐसा मैं कहूंगा। नहीं हम्म। तो अगर 150 अवार्ड अच्छे दिए, उसमें 2-4 गलत अवार्ड चले गए, इट शुड नॉट मैटर। बट वी हैव बिकम हम्म। सो पोलिटिसाइज दैट वी लुक एट एवरीथिंग विद माइक्रोफोन ग्लास, बंदे जो अच्छों को दिया उसको भूल ही जाते हैं। सर जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, जैसे मुस्लिम हैं या सिख हुए या जैनी हुए, बुद्धिस्ट हुए, तो हाउ डू दे सी कि आरएसएस का क्या रोल है? डू दे, I mean, does RSS have a theory of inclusiveness? How does the RSS function vis-a-vis the minorities? देखिए आरएसएस में सिख भी हैं, जैनी भी है, इनफैक्ट जैनी तो विश्व हिंदू परिषद में भी है, बजरंग दल में भी है, बौद्ध भी है। और ये जो आज से कुछ साल पहले तो बौद्ध, जैन और सिख ये तो अलग माने भी नहीं जाते थे। Hmm. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा था कि जो भी ज्यू, पारसी, ईसाई, मुसलमान नहीं हो, सारे हिंदू हैं। Hmm. दैट इज द डेफिनेशन, एंड दैट डेफिनेशन कैरी फॉर मेनी मेनी ईयर्स। बाद में माइनॉरिटी वोट बैंक की बात शुरू हो गई, तो चलो भाई इसको भी माइनॉरिटी घोषित कर दो, उसको भी घोषित कर दो। तो मेजर रीजन क्या है कि एज ए माइनॉरिटी यू हैव गॉट वेरी स्पेशल राइट्स। आपके इंस्टीट्यूशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आप कोई कॉलेज का बोलते सिख का कॉलेज है, तो उसके अंदर आप किसी को भी जवाब दे दो, क्वालिफिकेशन कोई चेक नहीं करेगा, कोई आपके ऊपर लॉ लागू नहीं होंगे। इसी तरह जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर यही हाल है। और जैसे रामकृष्ण मिशन ने कहा कि मैं तो माइनॉरिटी, मैं तो हिंदू हूँ नहीं, क्यों कहा था? बंगाल के अंदर बैठे हैं, ट्रेड यूनियन बनती हैं, उनके ऊपर दुनिया भर के अटैक होते हैं, दुनिया भर के उनके ऊपर लांछन लगते हैं। उन्होंने कहा छोड़ो पचड़ा, माइनॉरिटी बन जाओ, अपने सेफ हो जाएंगे। तो माइनॉरिटी ओरिएंटेड जो 25 to 30 आर्टिकल 25 to 30 है, उसके कारण एक लोगों का इंटरेस्ट बनता है कि माइनॉरिटी बनने के कारण मैं इन सारी बाबूगिरी से, ये सारे प्रेशर से बाहर आ जाऊंगा। Hmm. वरना आप आपको सिख को, आज का खालिस्तानी लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन एवरेज सिख, एवरेज जैनी, एवरेज बुद्ध को ये बोलते मिलता है क्या कि भाई मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मुझे क्या लेना देना, मैं माइनॉरिटी, मुझे राइट्स दो। नहीं करता। आज एक एक खुद को अम्बेडकर का वादी कहने वाले लोग
इस लेवल पे आए हैं कि बोलते हैं हमको हक दो, हमको हक दो, क्योंकि माइनॉरिटी है। लेकिन ओरिजिनली दे वर नॉट कंसिडर्ड माइनॉरिटी, दे वर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द लार्जर सनातन फैमिली, हिंदू फैमिली, क्योंकि सभी इंडिक रूट्स से थे। ये सारे जो धर्मों की हम बात करें, सारों की जड़ें भारत में है, सारों की जड़ें वेदों में है, सारों की जड़ें भारतीय ज्ञान में है। इसके कारण आप पेड़ से, आप जड़ से आपने अपने ब्रांच तो बना ली। अभी बरगद का पेड़ है, वो जो ब्रांच बनती है दोबारा जड़ बन जाती है, वो पंथ भी बड़ा हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल जड़ तो कहीं पर है ना। तो उन सबकी जड़ें तो एक ही हैं। बाहर से जो जो रिलीजन है, चाहे वो पारसी होंगे, ज्यूस होंगे, पारसी खुद को माइनॉरिटी के रेट पे कब हक मांगते हैं, ज्यूस कब मांगते हैं? एक मानना शुरू हुआ मिशनरीज का, मिशनरी ब्रिटिश के उस समय पिट्ठू थे, अब तो नहीं है। अब भी कई लोग बाहर के एनजीओ के साथ चलते हैं। उनको पता था कि हमको तो राइट्स होने चाहिए, उनको पता था कि हम तो रोना रोएंगे कुछ मिलेगा। और मुसलमानों ने तो पूरा परफेक्शन किया हुआ इस काम के अंदर। पूरा पाकिस्तान ले गए, 1/3 भारत ले गए, लाखों लोग कत्ल हो गए, करोड़ों के घर उजड़ गए। फिर भी उनको जो बच गए, वो फिर कहते हैं हमें स्पेशल राइट्स चाहिए। तो हमने जो स्पेशल राइट माइनॉरिटी को दिए और मेजोरिटी को नहीं दिए कुछ ऐसे राइट जो उसको इक्वल स्टेटस दे, उसके कारण माइनॉरिटी का झगड़ा ज्यादा चल रहा है। दैट इज द ऑनेस्ट पोजीशन। अगर वो सारे स्पेशल प्रिविलेज निकाल दिए जाए, तो कौन अपने आप को माइनॉरिटी कहलवाएगा? मैं एक बड़े समाज का हूँ, मैं क्यों बोलूँ मैं छोटा सा लोग हूँ? अगर अगर आज सिख अपने आप को बोलता है कि सारे भारत का एक हूँ, इसीलिए लड़ाई के मैदान में भी जाता है, सब जगह जाता है। सिखों के मंदिर को हिंदुओं ने बचाया पार्टीशन से, में सिखों ने हिंदुओं को बचाया, तो सारे एक ही है ना। उसमें एक मेरा एक पंथ है, एक अपना स्टाइल है, फिलॉसफी है, फिलॉसफी में चलता हूँ, चलिए आप। लेकिन जब हम अपने ये सारे ऐसे राइट्स देते हैं जो केवल माइनॉरिटी को है, जिसके फेवरेटिज्म है उसके लिए, तो मुझे लगता है कि मैं माइनॉरिटी क्यों ना बनूं। आज बंबई के अंदर 43 सिंधी इंस्टीट्यूशन है जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उनके सीधे स्टूडेंट ही नहीं है कि 50% सीटें भरे। वो बोलते हैं माइनॉरिटी ऐसा करो, हमको हायर एजुकेशन माइनॉरिटी निकाल दो। सिंधी तो वैसे ही धंधा करके खुश है। मेरा सिंधी ट्रस्टी हंस रहा था, बोला ना ना ना, या तो सारा छोड़ना पड़ेगा, सारे सिंधुओं को सारा माइनॉरिटी छोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप छोड़ सकते। ठीक है, गुजराती है, सबसे पैसा वाले लोग हैं, जैनी सबसे समृद्ध लोग हैं, उनकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि उनके ऊपर कानून लगते नहीं है, पर उनके अंदर लोग नहीं जो सीटें भरे। तो ये जो एक विचित्र इम्बैलेंस आता है जब इस तरह के राइट्स देते हो जिसके अंदर माइनॉरिटी में होना मेरे लिए फायदेमंद है, तो मैं क्यों नहीं बनूंगा? तो ये एक जो एक डिस्टॉर्शन है, इसके कारण डिस्टॉर्शन है ये। जबरदस्त शारदा जी, आपने मास्टर क्लास दे दी आज। मास्टर क्लास मानना पड़ेगा कि यू और वेंट। देखिए आरएसएस के अंदर आपने जहां तक कहा, केरल के अंदर क्रिश्चियन भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। आपको उदाहरण दूंगा, ये हमको मनमोहन वैद्य जी ने बताया, यूपी में बहुत बड़ा कैंप हुआ था स्टेट लेवल का, 90,000 प्लस लोग थे उसके अंदर। तो उस समय रोजे चल रहे थे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई जिनको रोजे में स्पेशल खाने की या समय की सहूलियत की आवश्यकता है, अपना नाम दे दें। उस समय 200 प्लस नाम आए थे। उसका मतलब उस कैंप के अंदर 200 तो मुसलमान थे। मैं अर्थक्वेक के बाद गुजरात में गया था, वहां पर रिलीफ कैंप थे आरएसएस के, सबसे ज्यादा वही चला रहे थे। उसके अंदर मैं गया तो वहां पर उस समय घोषणा हो रही थी कि आपका रोजे का टाइम है, आपको कहाँ बैठना है, क्या करना है, ये सारा उनको बता रहे थे। उनके लिए नमाज की अलग जगह बनाई गई थी। आप जब तक ये मानते हैं कि भारत मेरी माँ है, भारत के पूर्वज मेरे पूर्वज हैं, मैं ओरिजिनल बाहर से नहीं आया, मैं अरबी नहीं हूँ, मैं तुर्की नहीं हूँ, मेरे पुरखे भी यहीं के थे, और इसके कारण मैं भारत का पुत्र हूँ, लेकिन मेरा पंथ अलग है, मेरा एक पूजा पद्धति अलग है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बात 71 में गुरुजी ने कह दी थी, आज नहीं कह रहा। मोहन भागवत यही कह रहे हैं जो 1971 में श्री गुरुजी ने कही थी, जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर संघ के थे, 33 साल जिन्होंने आरएसएस को पाल पोस के बड़ा किया, ऐसे व्यक्ति ने कहा था। तो अगर आपकी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन आप मानते हैं राष्ट्र मेरा भी है और ये भारत के जो संस्कृति मेरी है, तो आप हिंदू हैं, यही मोहन जी ने कहा। ये कोई नकार सकता है कि हमारा डीएनए एक है? डीएनए तो कौरव पांडव का भी एक था। लेकिन गुरु बार बार कृष्ण के कहने के बाद भी युद्ध हुआ। तो अगर कोई कहे कि डीएनए कहना गलत है, ये तो मुसलमान कभी सुधरेगा नहीं, या कोई फलाना जो सुधरेगा नहीं, वो उनका एक उनका ब्रेन कंडीशनिंग हुई है। लेकिन आज भी ऐसे मुसलमान हैं जो जेन्युइनली कहते हैं कि नहीं हम तो यहीं के हैं। हमारे एक दोस्त गए थे पाकिस्तान, और वहां पर पांच पांच मीटिंगें करके आए। वहां के जो पंजाबी हैं, क्योंकि सबसे पावरफुल तो पंजाबी है वहां पर, बाकी को तो पूछ ही नहीं है, बोले यार वापस ले लो, हमको तंग आ गए यहाँ पर यार, हमारे तो पर हिंदू ही थे ना, ये क्या हमने कर दी गलती? वहां के लोग कह रहे हैं। बाय गॉड, और ये अनबिलीवेबल। जो, हाँ ये जो कह रहे हैं, और वहां पर जो रिसर्च चल रही है उनके एंशियंट पास्ट पे, जिसके जिसने खुद को आज वो मोहनजोदाड़ो से जोड़ रहे हैं, जिसके अंदर अपने आप को
वो उस समय के आक्रामकों से दूर कर रहे हैं कि जो उनका था कि मीर कासिम से हमारी शुरू होती है, हम्म, पाकिस्तान की हिस्ट्री और हिंदू दुनिया की हिस्ट्री, वो छोड़ रहे हैं। रिसर्च कर रहे हैं, उनका इतना मटेरियल है कि किस प्रकार से सारा हुआ, किस प्रकार से हम लड़ते रहे, आखिर में थक के हम कन्वर्ट हुए। यह एक वहाँ की रिसर्च अब है। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब की अगर आप पाकिस्तानी वीडियोस हाँ, देख रहे हो, देख मान लीजिए रहे हैं ना। अब ओपनली, आई एम अब नॉट वो टॉकिंग मान रहे पॉलिटिकल, ओपनली। आई एम नॉट हाँ, टॉकिंग पॉलिटिकल, करेक्ट। यूट्यूब आई एम टॉकिंग वेरी नहीं नहीं, वेरी जनरल, वेरी सीरियस जेनरिक, यूट्यूब्स। हाँ, करेक्ट तो करेक्ट इसके अगर करेक्ट हम करेक्ट। कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं भी, जितना जल्दी समझेंगे देश उतनी तरक्की करेगा, और हम नहीं समझेंगे, हम बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे हमारे सबको, ये हम इकट्ठे आएंगे ही नहीं, तो ये तो सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, यही सब मैं कह रहा है। रतन जी एक चीज बताएं, आप एक शो में बहुत जल्दी यूजुअली आप कभी नाराज नहीं हुए, आप हमारे साथ नाराज नहीं हो, आप तो मजाक मजाक में बात करी जा रहे हो, इतने सारे सवाल भी पूछ लिए, तो जाते जाते दो चार ये सवाल पूछते हैं। एक तो ये कि एक शो पे आप एक नाराज हो गए थे एक सज्जन के साथ, वो क्या मामला था? क्योंकि मैं वो बैठा हुआ देख रहा था टीवी पे, और मेरे दिमाग में गया कि मैंने आपको इतने सालों में कभी ऐसे अपना आपा, मतलब आपने आपा नहीं खोला, पर आपने बड़ी उसको कर्टली कुछ कहा, वो क्या मामला था सर? वो बड़ा देखिए, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे तो मैं कर्टली कई बार कह चुका, मेरी आवाज ऐसी क्यों लगता है कि ये आदमी नहीं नहीं, गुस्से में नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा था कोई। कि नहीं, हाँ। ऐसा था कि एक दो बहुत ही नालायक पैनलिस्ट थे, हम्म वो महिलाओं की बड़ी बेइज्जती करते थे और मोदी जी की बेइज्जती करते थे। हम्म उनको मैंने बहुत बुरी तरह झाड़ा, और हम्म मैंने कहा इनके कभी पैनल पे आऊंगा नहीं दोबारा, आपको उनको बुलाना है, मुझे मत बुलाइए। और मैंने कई डिबेट उसके कारण छोड़े। हम्म अंत में वो जो नालायक डिबेटर थे उनको निकाल दिया गया, लगभग दो हम्म साल में उसके बाद वो गायब ही हो गए। वो तो हम्म एक मेरा रिएक्शन था। हम्म और दूसरा जो था, आप जो कह रहे हैं जिसके अंदर कुछ खालिस्तानी मुझे मिल गए थे, मैं गुस्से नहीं हम्म था। आई हम्म वॉज अपसेट एंड आई वॉज इरिटेटेड बिकॉज वहां बैठे यहाँ के आंदोलन को भड़का रहे थे, और हम्म यहाँ के किसानों का जो दर्द होगा अलग है, उनका दर्द अलग है। वहां बैठे जो भारत छोड़ गए हो कि यहाँ पर, यहाँ क्या उंगली कर रहे हैं, जिसको करेक्ट। यहाँ देसी भाषा में कहा जाए तो हम्म इसका मुझे था कि ये लॉजिकली बहुत गलत है। उससे मैंने उनको दो चार खरी खोटी सुनाई थी, और हम्म उनका जवाब नहीं था। यानी मुझे अर्नब गोस्वामी ने कहा कि शारदा जी इनको हिंदी में जवाब दो। मैंने कहा हिंदी क्यों, मैं मैं भाई पंजाबी जी जवाब दे देना। So I turned to Punjabi and I gave them some lessons which they never forgot. They didn't know what to do now. हम्म मैंने एक तो उनको कहा कि भाई यूके में बैठे हो तुम यूएसए में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, तुमको कोई भारत आना नहीं है, अपने बाल बच्चों को बुला रहे हो, जमीन जायदाद बेच बेच के वहां पर आ रहे हैं, लीगल इलीगली बुला रहे हो, आपको ये लेना देना नहीं है। आप भारत में हम्म क्या, भारत से उनको क्या लेना देना आपको, यहाँ के किसानों से क्या, किसानों से क्या लेना देना। आपकी कैलिफोर्निया के अंदर, कनाडा के अंदर हजारों एकड़ जमीनें होती हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती हैं, वहाँ कारों, आपको खेत को पार करना है तो कार से पार करना पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं। हम्म, ऐसा आदमी यहाँ पर जिसके किसान के पास 1 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, उसको क्या सबक सिखा रहा है, उसकी पीड़ा कौन समझ रहा है। आप एक काम करो, भारत में आ जाओ, यहाँ खेती बाड़ी करो, और खेती बाड़ी करके देन आई चैलेंज यू टू गो एंड प्रोटेस्ट फॉर द फार्मर्स। सो दिस वाज हम्म माय स्टांस, एंड बिकॉज दे वर टोटली एक्सपोज्ड एट दैट टाइम, हम्म। they never could answer that. They just kept हाँ, quiet. There was some क्योंकि lady also. मैं अमरजीत सो भाई को ही आप बता रहा था। देखिए जो क्या होता है कि गवर्नमेंट को तो अपना संयम नहीं छोड़ सकती, लेकिन कभी ना कभी सच भी तो बताना पड़ेगा ना। हम कहते हैं हम्म सिख हमारे भाई है, मेरी भाभी सरदार है, सब हम बातें करते हैं, मेरे कई कजिन सरदार हैं, हमको सबको पता है, हमारी फैमिलियों में सरदार मोने साथ में चलते हैं, घर का बड़ा बच्चा सरदार बनता था। राणा जंग बहादुर मुझे मिला अभी पिछले कुछ दिनों पंजाबी एकेडमी के अंदर, फिल्म एक्टर है, हर पंजाबी फिल्म में आता है, वो हम्म सरदार है। और बोलता है कि मैं उनमें से हूँ जो हमारे घर में हर बड़ा भाई सरदार बनता था, मैं उस ब्राह्मण फैमिली से हूँ। अब ये सब जानते हुए अगर हम फिर भी जबरदस्ती वकवा डालेंगे, हम बोलेंगे हम्म इस्लाम हमारा नजदीक है, वेदों से हमारा कोई लेना देना है। मैंने किताब ली है गुरु नानक पे, उसके अंदर पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर मैंने बताया है कि गुरु नानक देव की जितनी फिलॉसफी है वो वैदिक ज्ञान के नजदीक है। उन्होंने कभी मोहम्मद का नाम नहीं लिया, मक्का का नाम नहीं लिया, जबकि मक्का गए थे, कुरान की बात नहीं की, बाइबल की बात नहीं की। उनको पता था कौन मेरे नजदीक है, किस बात को मैं बता सकता हूँ जिससे मेरे लोगों को सबक मिलेगा। उसमें सारे जो विवरण है, वो सारे विवरण हम कहीं ना कहीं गीता में मिलेंगे, वेदों में मिलेंगे, उपनिषद में मिलेंगे। इतना महान ज्ञान उन्होंने कॉमन लैंग्वेज में बताया। अब हम्म, उसको नकार के हम बोले जी मीर का फलाना नाम है, ढिमकाने का सूफी का नाम है। सूफी का नाम इसलिए है कि सूफियों का उस समय पंजाब में बहुत प्रभाव था, और जो मुसलमान बने सूफियों के चक्कर में उनको दूर नहीं जाने देना, उनको पास में रखने से उन्होंने सूफियों को भी कोट किया। और सूफियों ने जो कहा था ऑन द कोटेशन बहुत अच्छा ही लगता है। अभी सूफी वायलेंट भी थे, सूफी कन्वर्जन भी करते मार काट के, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो उसका एक बैकग्राउंड है,
वो बैकग्राउंड समझाने के लिए मैंने गुरुवाणी गुरु नानक देव पे किताब लिखी। जी। लेकिन हम ये जब बताएंगे ही नहीं, हम जब तक ये बताएंगे नहीं कि गुरबाणी का गलत अर्थ इंग्लिश में बताया जा रहा है, दशम ग्रंथ के चैप्टर उड़ाए जा रहे हैं, बहुत सारे गुरबाणी के शब्द शब्द जो होते हैं भजन कीर्तन करने को गाने को मना किया गया है, तो कैसे उनको हम अपने सिख भाइयों को बताएंगे कि क्या आप क्या हो रहा है। ये सब होते होते 30 साल के अंदर पहली खालिस्तान 1.0 के बाद में आज ये हालत है टू एडमिट कि यंगर जनरेशन का सरदार अपने आप को हिंदुओं के नजदीक नहीं पाता। मैं पंजाब में जानता हूँ, मेरे घरों में जानता हूँ, आज की जो पीढ़ी है 25 साल जिनकी उम्र है, वो अपने आप को सोचते हैं हमारे हिंदू से क्या लेना देना। सो द सक्सेस ऑफ खालिस्तानीज इन putting those ideas in the mind of young people by a very clever presentation of दशम ग्रंथ एंड गुरबाणी। इनफैक्ट दशम ग्रंथ तो अब प्रकाश ही नहीं करते लोग, गुरुद्वारा में उसका पाठ ही नहीं होता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने बहुत कुछ किया जो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो बीच में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि भाई ये तो गुरु गोविंद सिंह की वाणी लगती नहीं है, लोगों ने बाद में अंदर कुछ जोड़ा है। सो व्हेन यू रिफ्यूज टू लुक एट द ट्रूथ, व्हेन यू स्प्रेड फॉल्सहुड एंड वी डोंट रिस्पॉन्ड वेरी असर्टिवली, तो जो यंग सोचेगा कि हाँ भाई यही तो हमारे ग्रंथी सही कह रहे हैं, ये तो गलत कह रहे हैं। और अगर वो संगीत का बोलते संगीत तो नहीं ऐसे, बट दीज आर द बुक्स दैट आर ब्रॉट आउट। भाई गुरदास के लिखे हुए जो इतिहास है, वो सबसे बड़ा अथॉरिटेटिव इतिहास वो है। कहाँ छापा ICBC ने, कहाँ छापा हम लोगों ने, कहाँ दिया अपने सिख अपने यंग लोगों को। आप उनकी साइट पे जाइए, उसके अंदर गुरबाणी है, इंग्लिश है, हिंदी है ही नहीं। हिंदी से क्या दुश्मनी है, हिंदी भी सिख है, सिंधी भी सिख है। अब वो सिंधियों को सिख नहीं मानते, वो मोनों को सिख नहीं मानते। सिक्खी का मतलब क्या है? टू टीच, टू लर्न, वे दैट इज ऑफ लाइफ सिक्खी। बेसिकली। मतलब सिखाने का काम है। जी। सिख जो थे, जो गुरुओं से सीख लेते, वो सिख थे, उसमें सभी लोग थे। लेकिन आज धीरे धीरे अपने आप को नैरो डाउन कर रहे हैं। उनका अपना पॉलिटिकल एक उसका इंटरेस्ट है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारा लार्जर समाज अगर समझ रहा है तो डर के हमारे बोल नहीं रहा। और क्योंकि गुरुद्वारे में जाके और कोई सिख, कनाडा में आज कोई सिख उनका विरोध करना चाहे, उसकी तो पिटाई हो जाएगी, जान भी जाएगी। तो ये सारा जो एक वातावरण खराब हुआ है, उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ बताना चाहिए। वो भूमिका से मैंने उस समय टीवी में सब बोला था। वही अमरजीत, हम आज तो हमारा एक हमने नहीं हमने नहीं मैं नहीं, आप पूछो, हमारा तो 20-22 मिनट का होना था हमारी सर के साथ अभी हुए गपशप। नहीं है, अभी 20-22 मिनट हुए नहीं है। अच्छा 20-22 मिनट लो ले। अमरजीत ने मैथमेटिक्स नहीं डिफाइन कर दिए, लो जी। वो घड़ी अब इतना से मजा शुरू आ कर रहा रहा है, है। इतना नहीं नहीं नहीं, आई एम एब्सोल्युटली मजा आ डॉक्टर गया साहब सर। ਤੁਸੀਂ 9 किताबां लिखियां ਤੁਸੀਂ 9 है ना बुक्स मैं लिखी 10 लिखी ਤੇ हैं, ਤੇ 10 लिखी हैं। 10 ਲਿਖੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ये ਤੇ ਉਹਦੇ 16 ਚ में 16 एडिट की हैं। ਅੱਛਾ Oh my ਉਹਦੇ God. ਚ ਕਿੰਨੀ ਜੇ ਇੱਕ RSS 360 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਬਈ मैं ਉਹਦਾ आ और ही रहा ਕੀ benefits था होंगे? अमरजीत, आपने मेरा क्वेश्चन ले लिया। एनीवे चलो। नहीं आपने देखो दिया तो है नहीं। वो अपनी पंजाबियत का फायदा उठा रहा है। ये मैं नॉर्थ कुछ साउथ मैं नॉर्थ कुछ साउथ डिवाइड हो नॉट गया जी। साउंड नॉट साउंड राइट। हाँ जी डॉक्टर साहब दसो। और खड़गे की भाषा में कहे तो आर्यन जो है आप द्रविड़ों को दबा रहे हैं। नहीं, अमरजीत और मेरा दिन में 20 बार झगड़ा होता है। 20 क्यों अमरजीत भाई? हाँ जी। हमारा 20 बार झगड़ा होता है, शाम को हम फिर एक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा है ना कि वो एक प्याला जो होता है वो बहुत कुछ दूर कर देता है कमियां। बिल्कुल। नहीं वो प्याले का चक्कर नहीं हैगा। फे ठीक है, फे ठीक है। वैसे भी चाह दे उत्ते गुस्से काट देने हैं, प्याले ऐसे भी नहीं काटते। आपने क्वेश्चन पूछा देखिए था सर। हर ऐसा था कि मेरा तो सारा आरएसएस के ऊपर लिखना यहाँ से शुरू हुआ कि बचपन से जब मैं देखता था कि आरएसएस कितना भी अच्छा काम करे उसका कोई नाम नहीं होता, उसके नेगेटिव हमेशा बातें आती हैं। और यहाँ तक कि इमरजेंसी जो किताब लिखी गई विद्वान वदार, उसमें आरएसएस का जिक्र भी नहीं है, विच इज लाइक टॉकिंग ऑफ महाभारत विदाउट गीता। अब ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर फिर मैं देखता था बड़े बड़े कैंप होते हैं, रिलीफ में काम करते हैं, लेकिन जैसे रिलीफ के काम में अगर कैमरा जा रहा है, हाफ पैंट वाला दिख गया तो कैमरा वहां से हटा दिया जाता है। अगर कोई बड़ा कैंप होता है तो उसका जिक्र ही नहीं होता। तो मैं उदाहरण बार बार दिया करता हूँ, बड़ा अच्छा उदाहरण है। यूपी का एक बहुत बड़ा कैंप हुआ और बहुत ग्रैंड, यानी संघ के कार्यक्रम में कोई कियोस्क तो होता ही नहीं, कभी स्टैम्पीड होता नहीं, कुछ नहीं होता। बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है और बहुत सुंदर होता है, एक एक बारीकी से चीज देखी जाती है। यहाँ तक कि एमपी में एक बड़ा कैंप हुआ था, उसके ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आरएसएस के लोग पुलिस के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो मीटिंग के बाद पुलिस वाले ने कहा, भाई साहब का कैंप तो सब बढ़िया हो गया, हमको ये बताओ ये ट्रैफिक मैनेजमेंट आपने सीखी कहाँ से? इतना सब होने के बाद में भी आरएसएस का कोई बात ही नहीं होती। तो
लोग बोलते हैं आरएसएस सीक्रेट रखता है, आरएसएस लोगों से मिलता नहीं है, मैंने कोई सीक्रेसी कभी देखी नहीं। सो आई स्टार्टेड बाय राइटिंग फर्स्ट बुक कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ आरएसएस, क्योंकि 2000 में जब ये 2009 की बात है शायद, मोहना भागवत जब सत्संग चालक बने, तो एक न्यूज़ आया कि भई डिस्पाइट बीइंग अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और मोहनराव भागवत को अब बीएड सत्संग चालक डिक्लेयर हुए। ईयर में भी रॉन्ग, आई थिंक ईयर वाज़ 2000। तो ये सीक्रेट इसमें क्या है? सो आई रोट एन आर्टिकल व्हाट इज सीक्रेट ऑफ आरएसएस, सो दैट ट्रिगर्ड मी बिकॉज़ बिफोर दैट डन मेनी बुक्स, आर्टिकल्स और कई बुक्स एडिट की थी। लोग बोलते थे तुम भी लिखो, हमारी एडिट करते तुम भी लिखो, मैं टाल रहा था। सो दैट ट्रिगर्ड दैट बुक ऑन सीक्रेट्स ऑफ आरएसएस, कि संघ के बारे में लोगों को बताऊं। आई एम ए हिंदी पर्सन, आई लर्नड, आई वाज स्कूल मेरा हिंदी में हुआ है, मैं घर में पंजाबी हूँ। और अगर ये सब बताना है तो ऐसी क्लास को बताना है जो हिंदी पढ़ती नहीं है आज, जिसको इंग्लिश ही पढ़ती है जो, तो आई विल राइट इन इंग्लिश। So I wrote that first book where I tried to explain RSS in layman term to people without using RSS jargon, without using Sanskrit jargon. और क्या है आरएसएस, क्या है हिंदुत्व, क्या है नेशनलिज्म, और क्या आरएसएस की ट्रेनिंग क्या होती है, सारा लोगों को पता चले, इस हिसाब से मैंने वो लिखी। और उसका बाद में रिवाइज वर्जन जो बना आरएसएस 360 बना, अपडेटेड, जो पूरा रिवाइज करके और बहुत कुछ डाला उसमें। जी बट आइडिया वाज टू लेट पीपल नो व्हाट आरएसएस इज डूइंग, व्हाट आरएसएस एक्चुअली डज फॉर द सोसाइटी। फिर उसके बाद में सिलसिला चलता रहा, फिर किताबें लिखता रहा मैं, करते-करते 7 किताबें आरएसएस पे हो गई, जिसमें रज्जू भैया, जिनके आज बाय द वे आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, ही वाज 4 सत्संग चालक, उनका चरित्र लिखा। फिर उससे पहले जो मैंने किताब लिखी थी, मेरे चाचा जी ने आरएसएस का काम बाहर शुरू किया था, जगदीश शास्त्री जी, जगदीश चंद्र शारदा शास्त्री लिखते थे उनकी। मुझे इच्छा थी कि उनके मेमोइर्स लिखे जाएं, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रेज द सैफरन फ्लैग इन अ शिप। और पहली बार आरएसएस की प्रार्थना बाहर एक शिप में हुई थी, और वहां पर कई स्वयंसेवक जुड़ गए, एक गुजरात का था, बाकी नए नए लोग जुड़ गए। वो कीनिया में उतरे, वहां उन्होंने संघ का काम शुरू कर दिया, और उसके कारण बाद में बहुत काम फैलता गया। तो जो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ आरएसएस, आई आर इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशन, माय चाचा जी, आई थॉट कि उनका एक इतने डेडिकेटेड, उनके एक यादगार, उनके एक मेमोरीज लिखने चाहिए। वो मान नहीं रहे थे टिपिकल आरएसएस, कि नहीं नहीं मैं अपना नाम नहीं दूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, तो किसी अलग नाम से, फिक्सचर्स नाम से उन्हें लिखना शुरू किया। फिर मैंने कई संघ के अधिकारियों से उनके ऊपर दबाव डाला कि भाई ऐसा नहीं चलता, अब लोगों को पता नहीं चाहिए हार्ड मास का आदमी कौन है जिसने सब काम किया। और मैं हर बारे में बोलता हूँ, जो भी कार्य करता हूँ उसके बारे में बोलता हूँ मैं, कि भाई लोगों को पता तो है आदमी कौन है जो काम करते हैं, कोई मिस्टीरियस, कोई मिथिकल आदमी तो है नहीं। सो आई फोर्स्ड हिम टू राइट इट। ही सेड तुमने फंसा दिया मुझे, अधिकारियों से कहलवा दिया, वेरी डेडिकेटेड पर्सन। सो यूज्ड टू सेंड मी फाइल्स फ्रॉम कनाडा, आई यूज्ड टू रीराइट देम, एंड फाइनली कंपाइल दिस पर्टिकुलर बुक। और वो बुक मोहन जी ने रिलीज की थी, और बाद में कनाडा में रिलीज, उन्होंने मुझे भी बोला तुम जरूर आओ, मैं वहां भी गया था। सो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, देन आई रोट दिस आरएसएस बुक, देन आई kept on writing. Then there was a book which I called RSS from organization to movement, जिसके अंदर एक 15 लोगों की शाखा, बच्चों की शाखा नागपुर में शुरू हुई, कैसे वो सारे देश की मूवमेंट बन गई, उसके सारे ग्रेजुअली कैसे बनी उसके बारे में था, और उसमें सारे सरसंघचालकों के जीवन से उसको जोड़ा था। फिर मैंने पीएचडी जो की, कि आरएसएस से रेजोल्यूशन होते हैं, वो किसी को पता ही नहीं रेजोल्यूशन पास करती है। रेजोल्यूशन प्रतिनिधित्व पास करती है, जिसके अंदर इलेक्ट मेंबर भी होते हैं। वो रेजोल्यूशन के बेस के ऊपर पॉलिसियां बनती हैं, पॉलिसियां ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होती हैं। उसको बेस बना के मैंने उनको स्टडी किया, फिर मैंने उसके ऊपर थीसिस लिखी, पीएचडी मिली। उसको फिर मैंने जो बुक फॉर्म उसको लिखा, और वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन द आरएसएस पे, जिसके अंदर मैंने 3 काली मुद्दे पकड़े, जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट, कि क्या माहौल था उस समय, आरएसएस क्या कह रही थी, विच वाज अगेंस्ट द गेन ऑफ मेन स्ट्रीम, आरएसएस ने कैसे काम किया, लोगों के विचार उस समय क्या थे। मैंने ये नहीं अपने विचार नहीं रखे, सेड व्हाट कांग्रेस थॉट, व्हाट अकाली दल थॉट, व्हाट न्यूज़पेपर थॉट, व्हाट इंटेलेक्चुअल थॉट, और उस समय संघ का कैसे में भी समटाइम्स अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम आइडिया, समटाइम्स विद द आइडिया, sometimes being called communal, sometimes being called something else, वो अपना काम करते रहे, और फाइनली उनके जो विचार थे कैसे अल्टीमेटली एक्सेप्ट हुए, कई जगह नहीं भी, लेकिन इन 3 केसेस में उनके विचार फाइनली सक्सीड हुए। आर्टिकल 370 गया, वहां शांति आई, पंजाब के अंदर खालिस्तान एक बार शांत हुआ, बाद में नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा वातावरण बदला। ये सबके पीछे अलग अलग उपाय, अलग अलग प्रयोग, अपनी ताकत के अनुसार जो खुद कर सकते थे उसके बेस पे किया। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन गवर्नमेंट के साथ काम भी किया, अगर प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी दिया उन्होंने। तो ये सारा मैंने उस बुक के अंदर लिखा। अभी जो आरएसएस 360 4 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। फिर एक मैंने छोटी बुकलेट लिखी, संघ और स्वराज, जो बार बार बोलते हैं संघ का रोल क्या है, तो उसको मैंने लिखा, लगभग 10 भाषा में, 8 भाषा में अनुवाद हो चुका उसका। और उसके अलावा आई डोंट रिमाइंड, एक मैंने
और भी एक किताब हम्म, लिखी थी जो सेवा के बारे में, अपना ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में थी। और इस प्रकार से वो कुछ 7 किताबें हो जाती हैं। और फिर मैंने गुरु नानक देव पे लिखी, चैलेंज था आईजीएनसी का। मैंने कहा चलो, क्या होता है हम बहुत सारी चीज़ें अस्यूम कर लेते हैं, हम हिंदुओं में अस्यूम करते हैं हमको सब पता, हमको पता ही नहीं है। हम मान लेते हैं कि मैं तो गुरुद्वारे में जाता हूँ, मैं तो वहाँ पर पाठ भी सुनता हूँ, तो मुझे सिख ही क्या पता, मेरे घर में सिख है, पर नहीं पता होता। सो आई वेंट ऑन टू स्टडी, आई गॉट राजन खन्ना जी, हू इज़ वेरी गुड स्कॉलर एंड ही इज़ लाइक अ सिख ओनली। उनको साथ में लिया और पूरा स्टडी करके वो किताब लिखी। तो ऐसा सारा चलता रहता है, तो संघ के बारे में लोग जाने और कोई ये ना कहे कि हमको पता ही नहीं था है। दैट वाज माय ओनली रीजन फॉर राइटिंग। आई स्टार्टेड राइटिंग वेरी लेट, आई थिंक समवेयर इन माय द एज ऑफ 50 or somewhere I started writing. And before that just used to write some small letters to editor or some articles. तो वहां से ये बुक लिखने का मुझे शुरू हुआ। सुपर। रतन जी, इतना आपका समय ले लिया, जाते जाते मेरे एक दोस्त ने कहा था कि आपसे 2 सवाल पूछ लूं। बहुत बहुत घबराने वाले सवाल है, तो आप डर मत जाना। तो एक तो ये है कि आप कौन सी मैं फिल्म तो देखी? स्क्रीन पे हूं, मैं क्या डरूंगा। अच्छा, ठीक है। तो एक तो ये कि कौन सी फिल्में देखनी अच्छी लगती है आपको, मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं, लेटेस्ट मेरी कौन जो सी देखी, पहली, और लेटेस्ट कौन सी देखी? एक मजेदार बात बताऊं, मेरी पहली हाँ। बुक जो थी वो फिल्म फिल्म पे थी। अच्छा। इट वाज कॉल्ड द फर्स्ट फिल्म एंड वीडियो गाइड ऑफ इंडिया, इंग्लिश में थी। इट इज लाइक अ डायरेक्टरी जो बाहर छपती है ना, हॉलीवुड की किताबें, करेक्ट, फिल्मोग्राफी करेक्ट। होती है। वो एक हमारे मुस्लिम दोस्त थे जावेद करके, उन्होंने कुछ जमा किया था मसाला, पर इसको कुछ करना करना जीजा जी बोले रतन था कुछ कर दे। सो आई हम्म, पुट दैट टुगेदर एंड दैट बुक हम्म, वाज वेंट ऑन फॉर 6 एडिशंस। हम्म। और 96 में लास्ट उनको रिलीज किया था नौशाद साहब ने। क्या बात अच्छा। है। तो उतना मेरा फिल्म में इंटरेस्ट है, लेकिन फिल्में में जनरली एक तो कॉमेडी होती है, देखता ही हूँ मैं। और हम्म, अब क्या हो गया कि टीवी पे इतनी फिल्में आती हैं कि नाम भी याद नहीं रहते। लेकिन एक मुझे जो इमोशनल फिल्म याद है, एग्रीमेंट, जो अनुपम खेर की है। बहुत ही इमोशनल फिल्म है, कॉमेडी अच्छी लगती है। हिस्टोरिक में जो, ये सो कॉल्ड हिस्टोरिक नहीं, जेन्युइनली और जनरली जिसका कुछ सामाजिक आशय हो। और मसाला फिल्में देखता हूँ लेकिन कम देखता हूँ। अमिताभ संगीत बच्चन का अच्छा बहुत लगता है शौक। सर? अमिताभ बच्चन। अच्छा, एज एन एक्टर ही सुपर्ब, नो हाँ, डाउट एट सुपर। ऑल अबाउट इट। मतलब हम्म। एज एन एक्टर ही इज आउटस्टैंडिंग, इज अनपैरेलल्ड इन टर्म्स ऑफ हिज एक्टिंग कैपेबिलिटी, ही कीप्स ऑन चैलेंजिंग हिमसेल्फ। और उनकी फिल्में देखी हैं तो सारी जो उनकी फिल्में हैं, जैसे खासकर ब्लैक, ऐसी हम्म। पिक्चर होती है जो उनकी नहीं चली, वो फिल्म मुझे ज्यादा पसंद है। म्यूजिक कौन सा सुनना पसंद है म्यूजिक, आपको ये ज्यादा? हाँ, ये एग्जैक्टली। अमरजीत का टॉपिक आ गया भाई का। तो क्या कई पिक्चरें रह जाती हैं, जैसे गुरुदत्त की पिक्चरें कभी आप, मतलब हम्म। आपको याद रह जाती हैं। ग्रैंड मूवीज बहुत अच्छी रहती हैं, बड़े स्केल की, वो भी अच्छी लगती हैं। लेकिन बकवास फ़िल्में जो टिपिकल मसाला फ़िल्में पसंद नहीं आती, लेकिन उनमें भी कई बार बड़े अच्छे-अच्छे एक्टर होते हैं, डायलॉग होते हैं। तो नहीं, ऐसा म्यूजिक, परहेज़ नहीं अमरजीत है। अमरजीत भाई पूछ रहे म्यूजिक म्यूज़िक, कौन सा? यस, हाँ। म्यूज़िक। म्यूजिक किस तरह का देखिए, पसंद है? मेरा मेरा लाइट क्लासिकल और फ़िल्म म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, और फ़िल्मों के गाने बहुत पसंद आते हैं। जो म्यूज़िक मुझे, मतलब रोशन से लेकर जी। और नौशाद से लेकर वाह, टिल मदन मोहन टिल इवन साहब। रिसेंट ए आर रहमान भी। लेकिन ए आर रहमान मुझे लगता है सिंथेसाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो जिनका और आजकल क्लासिकल तो बेस है, आजकल ऑटो ट्यूनर चल रहा है सर, मैं भी गा सकता हूँ। तो गाने का भी शौक है, मतलब महफिलें घर की हो तो उसमें भी गाता हूँ। और सर लेकिन कुछ सुनाइए संगीत ना का, सर, प्लीज कुछ सुना दीजिए, 2 हाँ, लाइन इसमें सुनाओ। क्या पता कैसे। सर दो नहीं, लाइन सुना ए, दीजिए, ए, 2 ए, लाइन कर प्लीज दी प्लीज। महफिल ही समझो तुसी हुण। हाँ, ये तो घर की महफिल है, क्योंकि आज लोगों को वो उस अनमोल रतन शारदा के बारे में पता चले, जो ये डिफरेंट साइड है। शायद ऐसा इंटरव्यू मेरे को नहीं लगता शायद आपने आज तक ऐसा किया होगा। गाने कुछ सुना दीजिए जो आपकी इच्छा हो। थोड़ा इरशाद मुश्किल है इसके सर। बिना, बिना म्यूजिक या बिना किसी और के। लेकिन क्या है कि मैं ज्यादा हेमंत कुमार के गाने गाने वाह। पसंद करता हूँ, हाँ। मुकेश, किशोर कुमार, जी। सभी। मोहम्मद रफी मुझे लगता है कि बहुत नए जमाने में उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए थी, हुई नहीं। जी। मतलब आई रियली एम ब्लोन बाय मोहम्मद रफ़ी, क्योंकि पर उनको गा नहीं सकते आप आसानी से। लगता है बड़ा आसान है गाना, नहीं लेकिन नहीं, मोहम्मद रफ़ी को बहुत गाना मुश्किल आसान सर नहीं है। जी सर जी। आपको जाने नहीं देंगे, 4 लाइनें तो सुनानी पड़ेगी, नहीं तो हम स्क्रीन के अंदर से आ जाएंगे वहां। हाँ, तो मैं ही सोच रहा हूँ किस तरह के गाने मैं गाऊँ। कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। हाँ। कौन सी में, तो हेमंत कुमार का कौन सा कोई गाना बताइए। आपको एक जो गाना अच्छा है जो लगता हो। एक गाना जो मैं, कठिन है, कम गाता हूँ, लेकिन जो बहुत पसंद है, उसकी 2 हम्म, लाइनें हाँ, सुना जो देता आपको हूँ। पसंद है वो सर गाइए। सर सर। या दिल की सुनो हाँ 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 हाँ। दुनिया वालों,
या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, वाह जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। वाह ब्यूटीफुल। दिल रतन खोलकर जी, थैंक यू सो मच। और मैं यही कहूंगा कि जो जो लोग कहते हैं उनको कहने दो। मुझे आप अपने इसी से दिल की सुनो, आप अपनी दिल की आप ठोकी जाओ। आप अपने आप दिल की सुनो और हमें सुनाते जाओ। सुनाते जाओ। तो और हमारे यहाँ घंटियां बजती रहे रतन जी। एंड धन्यवाद जी, थैंक यू बहुत वेरी बहुत। थैंक यू वेरी ऐसे वेरी हंसते मच खेलते, कमिंग। हाँ, ऐसे हंसते खेलते रहे यहाँ पर, ऐसे ही सबको हंसते खेलते रहे। थैंक थैंक यू यू सर। रतन जी। सबको भी, गॉड ब्लेस यू। आपको दुनिया स्वास्थ्य में बना रहे। गम बहुत, दुनिया में गम बहुत है, दुनिया में सीरियसनेस बहुत है, जी जी तो जी उसमें जरा हंसी खुशी हो। और जैसे कॉमेडी फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, किशोर कुमार, महमूद जैसे लोगों को हाँ याद हाँ हाँ करें, और हल्की फुल्की बातें करें। कभी ना कभी लोग जब कहते हैं कि यार तुम बड़े क्या कहते हैं उसको, सिनिकल हो, तुम हाँ। बहुत चीजें मजाक में ले लेते हो, लेकिन अगर हर चीज को सीरियसली लिया तो हंसना भूल जाएंगे और हम्म, खुश कैसे रह पाएंगे। तो गम तो हम्म, सबको आते ही है, समाज में तकलीफें। एक बार मैं टीवी के बड़ी सीरियस डिबेट से बाहर आया, जी और मैं अपनी पत्नी वहां पर दूसरे रूम में बैठ के देखती है, और कभी कभी घबरा के हम्म। अंदर आती है और मुझे कहती है शांत शांत। तो ऐसे एक बहुत हॉट डिबेट हो गई थी, तो मैं जब बाहर आया तो मैंने एक मोबाइल से अपना जोक उसको बताया, अरे देख कितना बढ़िया जोक है। मुझे अंदर अभी चिल्ला रहे इतना ज्यादा, बाहर आके जोक बता रहे हो मुझे। मैं देख टेंशन में थी, मैंने कहा वो टेंशन को दूर करने के लिए जब लोग बहुत बकवास करते हैं, मोबाइल पे ऐसी चीजें देखता रहता हूँ, ट्विटर भी देखता हूँ, व्हाट्सएप भी देखता हूँ। वो जो दुनिया है झूठी, एक ड्रामेबाज, एक टेंशन लगाने वाली, उससे जो अपने आप को अलग रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो थैंक्स अ लॉट सर, फॉर नहीं नहीं सर, दिस लाइट हार्ट तभी नोट। क्यों घंटी बजाई हमने कि लोग हमें भी याद रखे, अमरजीत और मेरे को। शायद याद रखे तो ठीक है, ना याद रखे तो और भी बढ़िया। कि कम से कम दो बंदे आए, दो जासूस करे महसूस, ये दुनिया बड़ी खराब है। देखिए, मैं तो कहूंगा भी हमारे, हमने वीवी गिरी जो हमारे समय के बड़े नेता थे, उनके पोते को मिल लिए, नहीं, मतलब सामने सामने मिल लिए, हमारा बड़े- सौभाग्य है। क्योंकि क्या जब हम यंग थे उस समय के बहुत बड़े लीडर थे, लीडर थे और बिल्कुल। प्रेसिडेंट भी थे हमारे। और उनका जो हिस्ट्री है लेबर यूनियन की, स्ट्रगल की और लेबर के लिए काम करने की, वो बहुतों को पता नहीं, कि आज के जमाने को तो पता ही नहीं होगी। तो ये रीजन फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल है, रीजन फ्रॉम लेबर यूनियन एक्टिविज्म, एंड देन ही बिकेम द पॉलिटिकल, दे डिडंट कम फ्रॉम द टॉप। जी करेक्ट। सड़क मतलब स्ट्रीट लेवल पे, और बिल्कुल मेहनत के साथ में, संघर्ष के साथ में वहां तक पहुंचे थे वो। तो ऐसे नेता के आप नवीन जी नहीं आप हैं, जिन्होंने नहीं नहीं कभी सर, उनके थैंक नाम यू। का नहीं नहीं। दुरुपयोग नहीं किया, जिनके नाम का फायदा नहीं उठाया। आज के जमाने लोग आपको बेवकूफ कहेंगे डेफिनेटली, कि जो अपने नाम का फायदा नहीं उठाता। आप इंडिया में मैं होते तो सर, बहुत फायदा उठा सकते थे। मैं अपने बेवकूफी में ही बड़ा मस्त हूँ। ईमानदारी की जो नींद है वो सबसे मजेदार है। बिल्कुल नहीं, आपके दादाजी भी ईमानदारी से सारी उम्र हाँ, रहे, वो भी नहीं नहीं, बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब है हमारे घर में बहुत। सारी, मतलब अमर ऐसे ही जी है तुसी लोग। किधर ਤੁਹਾਡਾ हाँ ਪਿੱਛਾ जी। ਕਿੱਥੋਂ ਅਮਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ मैं ਪਿੱਛਾ जी ਕਿੱਥੇ? पैदाइश मेरी अलवर दी, पिताजी मेरे राजस्थान पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ਸੀਗੇ। अच्छा अलवर ਤੋਂ ਫਿਰ अच्छा अच्छा, ਦਿੱਲੀ क्या ਸਾਰੀ बात है, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ। क्या बात है, ਉੱਥੇ ਹੀ क्या ਕੰਮ बात है। ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ मैं। तो नहीं, रतन बहुत जी, वी बढ़िया आर जी। गोइंग टू बी मीटिंग यू सून, इधर इन दिल्ली और इन दिस पार्ट ऑफ होपफुली द यस, होपफुली कॉन्टिनेंट सून। यस थैंक यू यस। सर। नमस्कार सर सर। थैंक यू And सो थैंक यू। मच planning फॉर some, कमिंग yeah, टू दिस थैंक शो। यू। planning थैंक यू। something for February March. I'll let you यस know सर, when it will. डन सर। थैंक यू Okay सर। जी, thank you so much sir.